हाय एवरीवन। सो देखो, ये तो बताओ आप लोगों का जावास्क्रिप्ट के साथ एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। सिंस ये मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि क्या रहा, आपको कैसा लगा जावास्क्रिप्ट पढ़ के एंड हाउ यू फेल्ट। कितना मुश्किल लगा, कितना हार्ड लगा, समझ नहीं आया, क्या रहा यार, कुछ तो बताओ। एनीवन। जाओ मत यार, बताओ तो सही, ऐसे क्या कर रहे हो, मतलब क्या यार। अभी तक तो ठीक ही है। ठीक लगी। मेरा जो स्टार्टिंग था ना, मैं ऐसे थी कहाँ आ गए मैं। ऐसा ही है मतलब इतना बढ़िया भी नहीं है पर ठीक ठीक। हाँ ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं, लिटरली ऐसे ही हाल था हमारा भी। बट ये है कि यार कंसिस्टेंट रहना पड़ता है कुछ करने के लिए, और वही चीज़ है यहाँ पे भी। सो मतलब जैसे अगर आप सी प्लस प्लस कोडर हो, आप सी कोडर हो, तो आपको स्विच करना थोड़ा आसान हो सकता है। बट अगर आपने एकदम स्टार्टिंग से शुरू किया है तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लास्ट तक क्लियर नहीं होती, बट विद द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्ट धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे, आप रिएक्ट सीखोगे, नोड जेएस सीखोगे, एक्सप्रेस से जब आप कनेक्ट करने लगोगे, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी धीरे धीरे, राइट। और अभी मतलब आप ये समझो कि जावास्क्रिप्ट एबीसीडी है इंग्लिश की। जैसे इंग्लिश के लिए अंदर हमें एबीसीडी आनी ज़रूरी है, तभी हम सेंटेंस बना सकते हैं, वर्ड्स बना सकते हैं एंड बड़े बड़े पैराग्राफ लिख सकते हैं, राइट। ऐसे ही ये जावास्क्रिप्ट भी है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है वेब डेवलपमेंट के अंदर, देन आप उसको रिएक्ट में बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। और जैसे बस आपको एबीसीडी आती है, आप वर्ड्स बनाना स्टार्ट करो, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट है। आप धीरे 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 उसको रिएक्ट में अप्लाई करो, नोड.जेएस में अप्लाई करो, रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करो, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट अप्लाई करो, एनिमेशंस बनाओ। आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना जावास्क्रिप्ट, मतलब कितने लेवल का जावास्क्रिप्ट है जिसकी आपको ज़रूरत है। जैसे अगर आपको जावास्क्रिप्ट का 30 40 50% भी आता है, तो भी आप अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक कॉम्पिटिटिव लेवल से बात नहीं कर रही, मैं एक वेबसाइट डेवलपर की तरफ से बात कर रही हूँ कि अगर हमें फ्रंट एंड डेवलप करना है और आपको लगभग 50 60% जावास्क्रिप्ट आता है, तो भी आप एक अच्छी वेबसाइट मतलब बना सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। बट इफ यू आर गोइंग इन द कॉम्पिटिटिव लेवल विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट sorry, then you have to like know JavaScript 80 to 70 to 80%, since every language is keep on updating itself every day. So it's like कि कभी भी हम ऐसे नहीं कह सकते मुझे 100% जावास्क्रिप्ट आती है, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। बिकॉज रोज कुछ ना कुछ इसमें नया ऐड हो रहा है और हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। बट अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आता है तो भी आप बहुत अच्छा बना लोगे। तो यार डरना मत प्लीज। जो जनरली सबके साथ होता है कि लोग ये देखते हैं यार क्या चल रहा है और लोग छोड़ देते हैं। जैसे मेरे साथ बहुत बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था वेब डेव, बिकॉज एक आसान सा पाथ लग रहा था स्टार्टिंग में एंड वी थॉट कि यार ये कुछ इंटरेस्टिंग है, चलो करते हैं। हमारा पूरा लगभग 10 लोगों का ग्रुप था जो हमने स्टार्ट किया था जिसके अंदर। बट इवेंचुअली जैसे एच टी एम एल सी एस एस खत्म होने लगा, जावास्क्रिप्ट शुरू हुआ, इवेंचुअली लाइक सच है कि 7 बच्चे 7 बच्चों ने काम करना लिटरली छोड़ दिया और वो जावास्क्रिप्ट और एच टी एम एल और सी एस एस पे रह गए। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जितने कंसिस्टेंट हो पाते हैं कि जावास्क्रिप्ट तक पहुंच पाते हैं। सो मैं ऐसे नहीं कह रही कि बहुत हार्ड है, बट इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अपने आप को कंसिस्टेंट रखना बहुत मुश्किल काम होता है। लैंग्वेज याद करना, लैंग्वेज पे काम करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना अपने आप को कंसिस्टेंट रखना होता है। सो वही चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे मेन होता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जावास्क्रिप्ट, अबाउट एनी लैंग्वेज यू विल स्टडी। सो बस इतनी सी चीज़ है। सो इट्स लाइक अ पेप टॉक टू ऑल ऑफ यू कि यार डरना मत। जब बैकएंड आएगा तब थोड़ा और मतलब आपको लगेगा ये क्या पढ़ रहे हैं, बिकॉज उसके अंदर आपको रिजल्ट सामने नहीं दिखेगा। हम सब कुछ बैकएंड में कर रहे होंगे, बैकएंड से चीज़ें संभाल रहे होंगे। फ्रंट एंड जब तक हम करते हैं तब तक हमें अच्छा अच्छा लगता है, बिकॉज हमने यहाँ पे कलर लगाया, हमें वहाँ पे कलर दिख रहा है, तो वो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हमें और इनकरेज करती हैं आगे बढ़ने की। बट जब हमें रिजल्ट नहीं दिखता तो हम थोड़े से उदास हो जाते हैं, यार क्यों कर रहे हैं हम ये। अभी भी ऐसा हुआ कि जैसे 4 बच्चे थे हम जो लास्ट में, जो जावा स्क्रिप्ट कर रहे थे, बट फिर 2 ही बच्चे बचे लास्ट में जो बैक एंड कर रहे थे। जावा स्क्रिप्ट करने के बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया।
तो इट्स लाइक दिस कि यार अगर आप लोग लास्ट तक कर पाते हो, इसका मतलब आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। आपके अंदर एक बहुत अच्छा डिटर्मिनेशन है आगे बढ़ने का, और लिटरली फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज़ सबसे मुश्किल चीज़ है डिटर्मिन्ड रहना, कंसिस्टेंट रहना। जैसे ये सच बात है, आई एम नॉट फेकिंग इट, इट्स ट्रू कि हम 10 लोग थे और लास्ट में 2 बचे। सो इट्स लाइक कि यार इट्स अ रेस, जो काम करता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि लास्ट में ऐसा होता था कि कुछ साल पहले तक फोर्थ ईयर में बच्चे जॉब का सोचते थे। अब हमें सेकंड ईयर से बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है, एक्चुअली फर्स्ट ईयर से, कि सेकंड ईयर के एंड तक हमें सब कुछ आ जाना चाहिए, देन थर्ड ईयर में इंटर्नशिप चाहिए, देन फोर्थ ईयर में जॉब चाहिए। इस तरह का मतलब सर्कल चल रहा है। ऑल्दो मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। मेरे हिसाब से आपको जो मन करे ना यार, आप वो करो। क्या फ़र्क पड़ रहा है आपने इंटर्नशिप की या नहीं की, इट्स ऑन यू यार। जहाँ मर्जी हो वहाँ काम करो। बट सर्कल ऐसा है, कंपटीशन ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसा है, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा-सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। सो इट्स लाइक दैट कि यार ऐसा मत समझना कि क्या चल रहा है और हम क्यों कर रहे हैं। इट्स जस्ट कि यार आप कुछ कर रहे हो जो आपके शायद साथ वाले नहीं कर रहे होंगे। बहुत बच्चे होते हैं जो, जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें पता नहीं होता हम कहाँ जाएँ, और हम किसी भी चीज़ से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तब हम देखते हैं कि जो आप सीनियर से पूछोगे ना, तो सब ये कहेंगे कुछ नहीं, आप डीएसए जावा करो, डीएसए एल्गोरिदम्स करो और बस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते रहो और आप बस सक्सेसफुल हो जाओगे। जबकि बाद में आप देखोगे जब आप जॉब कर रहे हो तो डीएसए इतना मतलब कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो इट्स लाइक कि यार किसी की सुनो मत, अपने पसंद की करो। बट हाँ यार, ये है कि फिर थोड़ा सा डिटरमिन्ड रहना पड़ेगा। ये चीज़ें हमारी मतलब जिसने आईआईटी दिया होगा, जेईई प्रिपेयर किया होगा, उसको पता होगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा। सो इट्स लाइक दैट ओनली। तो ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, इट्स जस्ट कि व्हाट आई फील एंड व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, सिंस I am here as a educator, as a mentor, so I want all of you to stay motivated, and I want कि यार आप सब लोग अपना बेस्ट करो, जैसे हम आपके लिए बेस्ट करना चाहते हैं कि आपको ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं हो जो छूट जाए। लिटरली अगर हमारा कुछ भी लेक्चर में से छूट जाता है चीज़, तो हमारे ऐसे ओह ये छूट गया, कल ज़रूर सबसे पहले जाके ये बताना है, नहीं तो फिर ये छूट सकता है। सो इट्स लाइक कि ये टू वे प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि आप कंसिस्टेंट रहो लिटरली। सो स्टार्ट करते हैं आगे का, और आई होप कि अब आपका थोड़ा-सा मोटिवेशन बढ़ा होगा। आपको ये नहीं लग रहा होगा यार ये क्यों कर रहे हैं? बस ये कि यार ये आपको बहुत आगे पहुँचाएगा, आपकी सीवी बनाएगा और आपका एक एक्सपीरियंस लेवल, आपकी एक इंटेलिजेंस ही बढ़ा रहा होगा। अपने आप में मर्न स्टैक डेवलपर होना एक बड़ी बात होती है, और जब आप इसको अच्छे लेवल पे लेके जाते हो, बेसिक से थोड़ा मीडियम, मीडियम से थोड़ा और ऊपर, तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। बस इतनी सी बात है। सो काम करते हैं उस पे और स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ सबसे पहले। ये बता दो यार कि स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रही है। Okay, so let's start. Today we are going to discuss about ES6. What is ES6 and why there is a need to study ES6? यानी हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात कि क्या हमें फ़ायदा होने वाला है ES6 को पढ़ने से, और होता क्या है ES6? ES6 यानी जावास्क्रिप्ट को, मतलब जैसे आपने एंड्रॉयड वर्जन सुने होंगे। जैसे सबसे पहले था हमारे पास जेली बीन वर्जन था, देन किटकैट वर्जन था, देन ओरियो वर्जन था, देन एंड्रॉयड 9 आ गया, एंड्रॉयड 10 आ गया, एंड्रॉयड 11 आ गया। जैसे हर चीज़ अपने आप को अपडेट करना चाहती है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट ने भी अपने आप को अपडेट करा। ECMAScript फाउंडेशन, जिसको हम ईएस भी कहते हैं। ECMAScript एक ऐसा फाउंडेशन है जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा होता है। तो वो जो नए अपडेट्स निकालता है वो उसको नाम देता है, जैसे ES3, ES4, ES5, ES6, ES7, ES8 एंड सो ऑन। बट हम ES6 की ही क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा क्या है ES6 में कि हम उसे पढ़ना पड़ रहा है? ES6 एक ऐसा मतलब अपडेट था जो 2015 में आया, और इसने जावास्क्रिप्ट का लेवल बहुत बढ़ा दिया। जैसे जावास्क्रिप्ट पहले एक उस समय एक ऐसी लैंग्वेज थी जो ग्रो हो रही थी, बट जैसे ये नया अपडेट आया ES6, वैसे जावास्क्रिप्ट की वैल्यू बहुत बढ़ गई। कोडर्स के लिए बहुत आसान हो गया जावास्क्रिप्ट के साथ कोड करना, और चीज़ें बहुत सारी सही हो गई। सो जो ES6 का मेन मतलब था वो यही था कि कोड हम जैसे
पहले हमें क्या करना पड़ता है, बहुत बड़े-बड़े कोड लिखने पड़ रहे हैं, हर चीज़ को डिफ़ाइन करना पड़ रहा है। बट ES6 के आने के बाद हमारा कोड छोटा हो गया और सुंदर हो गया, बहुत स्पेसिफिक हो गया और ईज़ी हो गया हमारे लिए काम करना। हम फ़ास्ट कोड लिख सकते थे, हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ रहा और इसी के साथ हमने फिर ES6 को पढ़ा। ES6 के बाद ES7 भी आया, ES8 भी आया, ES9 भी आया। बट अगर आपको ES6 का बेसिक्स आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ES6 एक ऐसा मतलब लाइन है कि यार ये तो आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक आना ही चाहिए, इस तरह का है। मैं आपको पूरा ES6 नहीं बताऊंगी क्योंकि इतना मतलब हर चीज़ की मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की नहीं है हमें ज़रूरत। हमें जिस जिसकी ज़रूरत है मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ जो आपके रियल में आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो काम आएगी। मैं आपको सारी चीज़ें बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहती। आपका इंटरेस्ट है, आप और ES6 के बारे में अगर जानना चाहो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, नहीं तो यू कैन गूगल इट, यू कैन यूट्यूब इट, व्हाटएवर यू वांट। बट मैं आपको चाहती हूँ कि that you should come across with only the basics of the ES6 that you require for building a project and for your knowledge. मैं आपको पूरा बता के लिटरली कंफ्यूज नहीं करूँगी। आप ये मत सोचना मैंने आपको ये नहीं बताया है, वो नहीं बताया। मैंने वो बताया जो लिटरली इम्पोर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से किसी को भी कुछ डाउट हो या कुछ कहना हो तो आप बोल सकते हो। एनीवन? नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक HTML का बेसिक लेयर बनाया, दैट इज डॉक, एक बस हेलो वर्ल्ड है और मैंने स्क्रिप्ट जोड़ दिया है जो कि आपने पढ़ लिया होगा पिछली क्लासेस में कि कैसे जो जावास्क्रिप्ट है उसको कनेक्ट करते हैं। अब मैं सबसे पहले जो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स का मतलब क्या है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, सो लेट्स सी, लेट मैंने कोई भी वर्ड ले लिया जैसे वर्ड 1 एंड दैट इज इक्वल टू सेजप। मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दी दैट इज सेजप एंड मैंने उसके साथ में एक और ले लिया दैट इज बूट कैम्प। ओके, सो अब हमें इसको, मैं क्या करना चाहती हूँ इससे, मैं बेसिकली मर्ज करना चाहती हूँ इन दोनों चीज़ों को और मैं एक फुल सेंटेंस बनाना चाहती हूँ। तो अब अगर मैं पुराना वाला जो हमारा सिस्टम था उसको यूज़ करूँ, उसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉन्स्ट एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे फुल नेम, मतलब हमने कुछ भी एक नाम दे दिया दैट इज फुल नेम एंड देन हमने कहा वर्ड 1 देन प्लस वर्ड 2। इस तरह से हमने दोनों चीज़ों को डिफाइन किया एंड देन उसके बाद हम इसको कंसोल कर लेते हैं ताकि आपको दिखे कि क्या हो रहा है। फुल नेम ही लिखना पड़ेगा सिंस हमें फुल नेम चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या हुआ यहाँ पे। हमारे पास आ गया सेजअप बूट कैम्प। बट प्रॉब्लम ये कि आपने यहाँ पे देखा क्या हुआ, हमें ऐसे मतलब ये पुराना स्टाइल था कि जिसके अंदर हम लिखते थे कि वर्ड 1 प्लस वर्ड 2, फिर ऐसे करके हम इनको ऐड करते थे मानो। अब अगर मुझे इसके अंदर नंबर्स भी ऐड करना है कि मैं नंबर्स भी ऐड करना चाहती हूँ, जैसे लेट num1 इक्वल टू, मैंने एक कोई भी नंबर ले लिया जैसे 2 ले लिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने ले लिया लेट, एक और नंबर ले लेते हैं जिसको मेरे को ऐड करना है और वो हम ले लेते हैं 3। अब मैं वापस से उसको ऐसे लिखूँ कॉन्स्ट फुल नेम एंड देन ऐड दिस एंड दिस, उसके जगह मैं क्या करूँगी, सॉरी इसको हटाऊंगी, बैकटिक्स लगाऊंगी।
व्हाट इज बैकटिक्स? जो हमारे ऐसे स्लाइटली ऐसे टिल्टेड एरोज होते हैं, अभी कहाँ पर मिलते हैं? ये फर्स्ट जो हमारी वन होता है, वन की उसके लेफ्ट में होता है। जो ये बैकटिक्स है, ये सबसे पावरफुल, एक तरह से आप कह लो कि सबसे पावरफुल होते हैं। इनको लगाने के बाद आपको मतलब ना आपको सिंगल कोटेशन की चिंता करने की जरूरत, ना डबल कोटेशंस की। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ व्हाट वी से लिटरल्स दैट वी यूज, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल कोटेशंस, जो कि हमारे यहाँ पर है। देन वी यूज डबल कोटेशन, दैट इज अ लिटिल मोर पावरफुल। लिटिल मोर पावरफुल यानी कि डबल कोटेशंस का मतलब एकदम ने स्पेसिफाई कर दिया कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रिंग और अबाउट दिस एरे और समथिंग समथिंग और दिस आर्ग्यूमेंट। बट बैकटिक्स लगाने के बाद आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे बैकटिक्स लगाने के बाद ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं बैकटिक्स के साथ। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने डॉलर साइन लगाया है, दैट इज़ अ साइन दैट वी यूज टू ऐड। सो फिर हमने लिख दिया सिंपल नम वन, और हमने इसके साथ ऐड कर दिया नम टू। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि मैं वर्ड भी साथ में लिखूँ, और उसके लिए मैंने क्या किया, फिर से एंड लगाया और उसके साथ में मैंने लिख दिया वर्ड टू। सो अगर मैं इसको सेव करूं, तो 5 और बूट कैम्प दोनों हमारे एक साथ आ गए, यानी 2 + 3 5, जो कि नंबर वन और नंबर टू ऐड हो गया। और और हमारा वर्ड टू क्या था? बूट कैम्प। तो इस तरह से हमने बैकटिक्स की मदद से एक साथ पूरा का पूरा जो हमारा क्या कह सकते हैं कोड था, उसको एक एक लाइन में लिखा और उसको हमने अप्लाई कर दिया, रादर देन कि पहले हम उसके अंदर लिखें वर्ड वन प्लस वर्ड टू प्लस नम वन प्लस नम टू। देयर इज नो नीड टू डू लाइक दैट। आप बैकटिक्स अप्लाई करो, दैट इज टेम्पलेट लिटरल्स, जिसको हम टेम्पलेट लिटरल्स भी कहते हैं, बट हम बैकटिक से ज़्यादा इसको रेफर करते हैं। देन हमने एंड का साइन लगाया, जो कि ये रिप्रेजेंट करे कि हम किसके बारे में बात करें, एंड नम वन एंड नम टू, यानी हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। सो इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? ये स्मार्ट वे ऑफ राइटिंग है। इसके अंदर ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप बड़े बड़े कोड्स को बैकटिक्स की मदद से एक साथ कंबाइन कर सकते हो। इससे ये फायदा होता है कि आपको एक तो ये ईजी टू रीड होता है, बड़ा बड़ा कोड नहीं होता, और आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। एक सेकेंड। सॉरी। सो ये हमारा मतलब फ़ायदा होता है, जो कि हम बैकटिक्स को यूज़ करके करते हैं, कि हमारा कोड छोटा हो जाता है। स्मार्ट वे ऑफ राइटिंग है ये। और जैसे आपने सुना होगा कि आजकल हम टीन इंग्लिश का यूज़ करते हैं। देयर इज़ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश बट वी यूज़ टीन इंग्लिश, राइट? कि फ्रैपे एंड जो कि हमारे नए इंग्लिश के पार्ट हैं। वैसे ही बैकटिक्स ES6 के द्वारा, मतलब ES6 ने निकाला था। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके बाद कोड लिखना काफ़ी फास्ट हो गया, स्मार्ट हो गया, और बड़े-बड़े कोड्स को हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, और ये ईज़ी टू रीड भी होता है। कि हम किस-किस के बारे में बात करें, नम वन, नम टू और वर्ड टू। मैं वर्ड वन भी ऐड कर सकती थी, बट मैंने को दिखाना था कि चल क्या रहा है, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। सो इस तरह से हम बैकटिक्स का यूज़ करते हैं। सो किसी का कोई डाउट है इस रिगार्डिंग, वो पूछ सकता है। एनी डाउट? दोबारा डॉलर साइन क्यों यूज किया? सॉरी? दोबारा बता दो ये एक बार। हाँ, हाँ, नो प्रॉब्लम। बेसिकली बैकटिक्स क्या होते हैं? बैकटिक्स सबसे पावरफुल कोटेशंस होते हैं जो हमारे पास होते हैं। इनकी मदद से हम बड़े-बड़े कोड्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ये इतने पावरफुल होते हैं। सो अगर आपने बैकटिक्स का यूज़ किया है, तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। कोई सा भी कोड की मतलब ऐसे नहीं होता कि फंक्शन किसी से भी ऐड कर दिया, ऐसे नहीं। मतलब कि आपने बहुत सारे नाम लिख रखे हैं, वर्ड वन आपने बहुत लंबे-लंबे नाम लिख रखे हैं, आपने नंबर्स लिख रखे हैं, और आपको उन सबको ऐड करना है। तो आप ऐसे तो करोगे नहीं कि पहले आप लिखोगे ऐड दिस नंबर टू दिस नंबर। जैसे मेरे को 2 3 4 5 6 7 अलग-अलग ऐड करने हैं, डबल्स में ऐड करने हैं। तो मैं ऐसे तो करूँगी नहीं कि मैं एक-एक को स्पेसिफाई कर रही हूँ कि पहले ये, पहले ये, पहले ये। बैकटिक्स लगाने का ये फ़ायदा है कि हम बड़े-बड़े कोड्स को शॉर्ट में एक साथ यूज़ कर सकते हैं, और एक साथ उनको लिख के उनको वर्क कर सकते हैं। बैकटिक्स लगाने से ऐसे होता है कि जैसे अगर आपने बैकटिक्स का यूज़ किया,
तो एक तो आपको कोड एकदम क्लीन मिलता है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने 2 नंबर्स को ऐड किया और उसके साथ में हम चाहते हैं कि वर्ड सेकंड भी प्रिंट हो और वो यहाँ पे हुआ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। 5 जो कि हमारा नंबर था, जो कि एडिशन हुआ 2 और 3 का, और बूट कैम्प जो कि वर्ड सेकंड था। तो हमें क्लियरली दोनों चीज़ें मिल रही है। इस तरह से हम बैकटिक्स का यूज़ करके बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सो बैकटिक्स इज अ पावरफुल वे ऑफ राइटिंग अ न्यू कोड, मतलब स्मार्ट कोड इन सेंस। सो आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ हो गया। ओके। कोई और डाउट? नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ओके ओके। अपन डॉलर साइन एडिशन के लिए यूज करते हैं। एंड साइन के कई सारे यूजेस होते हैं, बट जो मेन यूज होता है वो एडिशन के लिए होता है कि किस किस की हम बात करें। एंड नम वन एंड नम टू, देन एंड वर्ड सॉर्ट ऑफ एडिशन, बट इट कैन बी यूज इन मेनी वेज ऑल्सो। आप बैकटिक्स और जैसे आपको बहुत सारी आगे चीज़ें मिलेंगी लाइक एंड, डॉलर, सबके अपने अपने यूजेस हैं। अगर मैं सिर्फ डॉलर की बात करूँ तो हाँ, मोस्टली हम इसको एज एन एडिशन यूज़ करते हैं, बट कई जगह पे इसके कुछ एक्सेप्शन यूजेस भी होते हैं जो थोड़ा सा मतलब एडिशनल बात है, सो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहती। या नम वन आप प्लस नम टू प्लस वर्ड टू लिखते तब भी 5 बूट कैंप आता। आता, बट ये आता, बिल्कुल आता, नो डाउट आता, बट बात ये है कि अभी तो ये छोटा सा कोड है, राइट? अगर हमें बड़ा कोड लिखना है, हमें कई सारी चीज़ें एक साथ लिखनी है और एक साथ काम करनी है, तब हमें बैकटिक्स का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें फास्ट चीज़ें चाहिए। हम बैठ के पूरा कोड नहीं लिख सकते कि हम एक एक चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 3-4 बातें हैं, अगर मानो बहुत सारी चीज़ें होती देन हम एक एक चीज़ को नहीं लिख रहे होते। सो हम बैकटिक्स लगाते हैं और देन उसके बाद हम कई सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, रादर देन कि हम एक लाइन लिखें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। बहुत सारी लाइन्स लिखने की जगह हम एक लाइन में उस कोड को फिनिश कर देते हैं। सो स्मॉल कोड एंड सेम पर्पस, इसलिए हम बैकटिक्स का यूज़ करते हैं। सो आपका डाउट क्लियर हो गया? यस, थैंक यू। ओके। सो अब हम बात करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट, कि हम ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको कैसे रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको हटाते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये क्या, पता नहीं क्या बोल दिया। सबसे पहले अपन जी करके देखते हैं यार, फिर अपने आप आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। हेलो हम्म। जी, जैसे हम टेम्पलेट लिटरल्स में कुछ भी लिखते हैंगे तो वो एज इट इज ही आएगा क्या? लाइक स्पेस डालेंगे तो स्पेस एज इट इज ही होगा उसमें, अगर लाइन ब्रेक हो जाती है तो? लाइन ब्रेक, सॉरी मैं समझी नहीं क्या। अगर जैसे ये आपने बैकटिक्स वाला बताया लिटरल्स, हाँ, अगर इसमें लाइन ब्रेक करके लिखते हैंगे तो वो एज इट इज प्रिंट होगा या फिर एक ही लाइन में आएगा वो पूरा? लाइन में आएगा। आपको ब्रेक करने के लिए फिर उसके अंदर ब्रेक का लगाना पड़ेगा ऑप्शन, बट जनरली एक ही लाइन में आता ओके। है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट की। हम ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको कैसे अलग 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 ब्रांचेस करके भी लिख सकते हैं। सो जैसे मानो कि मैंने कहा कॉन्स्ट एंड मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट नेम की फिर से, और मैं बात करती हूँ देन लास्ट नेम की। फर्स्ट नेम कमा लास्ट नेम फाइन कर दिया कि मेरे जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है बाय व्हाट कैन फ्रूट्स। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरा कोड है। सो मेरे को इससे रिप्रेजेंट करना है। ओके। देन उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने कंसोल कर दिया इनको एक साथ। कंसोल डॉट लॉग एंड देन उसके बाद फिर से मैंने बैकटिक्स का यूज़ किया है क्योंकि मुझे दोनों को कंबाइन करना है और ये थोड़ा बेटर वे सिंस हम ES6 की बात करें तो वो यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट नेम एंड देन
एंड लास्ट। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को लिख दिया है और अब मुझे ना कंसोल करना है। तो अगर अपन इसको सेव करके देखें तो क्या होगा, बस दोनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा कि मैंने कुछ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दिया ही नहीं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है क्या। सो अब मुझे इसको डिस्ट्रक्चर करना है। इसका मतलब क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ कि मैंने कर दिया कॉन्स्ट मेरा जो फर्स्ट नेम है, मैं नहीं चाहती कि वो फर्स्ट नेम ही प्रिंट हो, मैं चाहती हूँ कि वो प्रिंट हो FN। तो और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लास्ट नेम है वो प्रिंट हो LN। कर दिया इक्वल टू फ्रूट्स, बिकॉज मैंने इसको नाम फ्रूट्स दिया था। नाउ लेट्स सी अब क्या होता है। अच्छा सेव नहीं किया। Why is it not working? Const first name and last name जो मैंने था दे दिया था। Then so ग्रेट। सिंस हमने डिफाइन ही नहीं किया कि मैं फर्स्ट नेम मेरा स्टार्टिंग में था क्या, तो चलेगा कैसे। माय मिस्टेक, सॉरी। सबसे पहले डिफाइन करना होता है, जो कि मैंने गलती कर दी। और सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है क्या। प्लीज़ इस तरह की गलती मत करना, ये मैंने आपको बता दिया है और करके भी दिखाया कि यार ये गलतियाँ हो जाती है कभी कभी। फर्स्ट नेम ऑरेंज, क्योंकि मैंने फ्रूट्स लिया, वैसे ज़रूरी नहीं बट मैंने ले लिए। एंड देन उसके बाद लास्ट नेम एप्पल। ओके, और अब देखते हैं क्या होता है। पहले इसको हटा देते हैं। हाँ, सो हमारे पास आ गया ऑरेंज एंड एप्पल, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट नेम था और लास्ट नेम था और मैंने उसको कंसोल में प्रिंट किया, सिंपल। बट अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे फर्स्ट नेम ऑरेंज नहीं चाहिए और मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एप्पल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इनके जो नाम हों वो हों LN और FN। अब देखते हैं क्या होता है। सो मैंने क्या किया, डिस्ट्रक्चर कर दिया मैंने। रादर देन यहाँ पे चेंज करने से मैंने उसको बाद में कमांड दिया जावास्क्रिप्ट को कि नहीं, आप एक काम करो, उनकी जगह पे ये प्रिंट करो। अब देखते हैं क्या होता है। सॉरी, इसको तो हटाना पड़ेगा तब वो तो प्रिंट होगा। क्या दिक्कत होगी इसको, फर्स्ट नेम अपना लास्ट नेम चूज। The message board closed. फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो हमें प्रिंट करना है। Maybe there is a problem with this.
चेंज करने कर रहा हूँ। लास्ट नेम और फर्स्ट नेम पहले यही था, देन हमने उसको चेंज कर दिया। कुछ चाहिए। आई थिंक FN में कॉर्ड्स आएंगे, डबल कॉर्ड्स FN और में। नहीं, उनमें कॉर्ड्स नहीं आएंगे। जस्ट अपन ने क्या किया, हमने सिर्फ नाम को चेंज किया है। पहले FN था, मतलब फर्स्ट नेम FN था, और लास्ट नेम मतलब सिर्फ हमने नाम को चेंज करने की कोशिश की है। सो उसके अंदर वो नहीं आएंगे आई गेस सो, बट करके देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद अब सही हो, और अब 100% शायद सही हो। देखते हैं क्या होता है। मेरे रात में और तो कुछ नहीं, मैंने कहा था आपको नहीं मैं पूरी हूँ। हमने सिर्फ नाम को चेंज किया है। सो ये मैं वो करके इसलिए दिखा दिया सिंस ये आपके डाउट ना रहे कि अगर होता तो क्या होता। सो ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा कि अपन उसको चेंज कर दें, क्योंकि हमने सिर्फ नाम को चेंज किया है। सो इसके अंदर हमें एक सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन या इस तरह का कुछ भी कोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है, चल क्यों नहीं रहा। दी मेरा क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे कंसोल लॉग आपने लिखा है फ्रूट्स नेम, बट फ्रूट्स नेम तो फ्रूट्स के वो सॉरी फर्स्ट नेम तो फ्रूट्स के अंदर है ना। फ्रूट्स एक ऑब्जेक्ट हुआ तो हमको शायद फ्रूट से उसको कॉल करना होगा ना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी आपने क्या बोला मैंने सुना नहीं। जैसे कि आप आपने दोबारा रिपीट कर सकते हैं? आपकी आवाज़ कट रही है यार। जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है फ्रूट्स का सबसे ऊपर, हम्म। अब हम उसके एलिमेंट को डायरेक्ट ऐसे टारगेट शायद नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमको पहले फ्रूट्स लिखना पड़ेगा। फ्रूट्स डॉट फर्स्ट नेम और फ्रूट्स डॉट लास्ट नेम। आप नहीं, मेरे को यहाँ पे गलती दिख गई। सिंस हमने फर्स्ट नेम को चेंज किया है FN से और लास्ट नेम को चेंज किया है LN से, तो हमें यहाँ पे भी कंसोल को कहना पड़ेगा ना यार कि आप इसको प्रिंट करो। सिंस ये तो कंसोल है, हमने इसके अंदर कुछ वो नहीं लगाया ना, कुछ मतलब हमने प्रॉपर्टी नहीं लगाई कि खुद से समझ जाए। अब क्या दिक्कत होगी इसको। कंसोल FN LN यही करना चाहिए था इसको। हाँ, सो फाइनली मुझे गलती समझ में आ चुकी है पूरी की पूरी। डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि हमने क्या किया, जो हमने डिफाइन किया ना वो तो वो का वो ही रहेगा कि अगर हमने डिफाइन कर दिया एक फंक्शन को कि जो मेरा फर्स्ट नेम है वो ऑरेंज और मेरा लास्ट नेम एप्पल है, कोई बात नहीं। बट मैं चाहती हूँ कि जब मैं जैसे मैंने ये भी डिफाइन कर दिया कि मेरा पहले अपन ने क्या किया था इसके अंदर, पहले अपन ने पूरा पूरा लिखा था कि कौन फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रूट्स हो, ठीक है। फिर हमने कंसोल में कहा कि फर्स्ट नेम प्रिंट करो लास्ट नेम प्रिंट करो, तब उसने हमें क्या दिया, एप्पल और ऑरेंज। वो सही दे रहा है, क्यों? और बाद में मैंने ये क्यों किया, मैंने उसको डिस्ट्रक्चर कर दिया। मैं नहीं चाहती कि यार मैं इतना बड़ा 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 बार बार लिखूं फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम। सो मैंने उसको क्या किया,
मैंने उसको शॉर्ट कर दिया कि मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट नेम को FN से बुलाऊँ, लास्ट नेम को LN से। सो मैंने जब कंसोल किया तो मैंने क्या किया, FN लिख दिया और LN लिख दिया। इससे ये हुआ कि मेरे इस प्रोसेसर को समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फर्स्ट नेम से FN का मतलब मैं फर्स्ट नेम को कॉल कर रही हूँ, और फर्स्ट नेम क्या है मेरा, ऑरेंज। LN से मैं लास्ट नेम को कॉल कर रही हूँ और मेरा लास्ट नेम क्या है, एप्पल। सो वो का वो प्रिंट कर रहा है। इससे हमारा डेटा चेंज नहीं हुआ, इससे हमारा वे ऑफ राइटिंग चेंज हो गया। सोचो अगर यहाँ पे कई सारी और वैल्यूज होती, बड़ा बड़ी नाम होते हैं, जैसे मेरा नाम भी बड़ा है, तेजस्विनी ओझा। सो मतलब अगर अपन ने बड़े बड़े नाम एक साथ लिख दिए तो हम बार बार उनको कॉल नहीं कर सकते ना। तो मैंने क्या किया, उनको डिस्ट्रक्चर कर दिया, मैंने उनके नाम छोटे कर दिए। जैसे हमारा होता है एक निक नेम होता है, एक बाहर का प्रॉपर नेम होता है, वैसे मैंने क्या किया, पहले उसको एक प्रॉपर नेम दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। देन मैंने उसको चेंज कर दिया कि मैं चाहती हूँ फर्स्ट नेम को हम FN बुलाएं, लास्ट नेम को हम LN बुलाएं। और इस तरह से फिर मैंने इसको पूरा बस उस पर शॉर्ट नेम से मैंने उसको कॉल किया और उसने मुझे वो रिजल्ट दे दिया। तो डीस्ट्रक्चरिंग का मतलब यही होता है कि हमने उसको स्ट्रक्चर उसका तोड़ दिया, कि हमने उसका जो लार्ज जैसे ट्री, जैसे ब्रांच स्टेम होती है, उसको पूरा बुलाने की जगह हमने उसके ब्रांचेस कर दिए। कि मैं नहीं चाहती कि मैं फर्स्ट नेम पूरा लिखूं, मैं चाहती हूँ मैं FN लिखूं और मेरा रिजल्ट प्रिंट हो। मैं चाहती हूँ कि लास्ट नेम ना लिख के मैं LN लिखूं, तब भी मेरा रिजल्ट प्रिंट हो। सो इससे मैंने क्या कॉल करने की कोशिश की है कि स्मार्ट कॉल करने की कोशिश की है, सॉर्ट ऑफ, कि मैं नहीं चाहती कि इतना लंबा लंबा यार बार बार, सिंस मैं थोड़ी सी आलसी हूँ, मैं नहीं लिख सकती। सो मैंने उनको छोटा कर दिया, बट रिजल्ट मुझे वो का वही मिलेगा जो मुझे यहाँ मिल रहा है। रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, मेरा राइट ऑफ वे चेंज हो गया। इस तरह से हम इनको स्ट्रक्चर को तोड़ भी सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पे इस तरह का कोड दिखता है, सो नो नीड टू वरी, उसने सिर्फ उसको कॉल करने का जो नेम था उसको चेंज करा है। ये गलती हमसे अभी होनी थी कि सिंस हम ये कोशिश कर रहे थे जानने की कि यार FN और LN क्यों नहीं प्रिंट हुआ, जबकि वो प्रिंट नहीं होगा, हमने सिर्फ उसका नाम चेंज किया है। अगर मैंने सोचो आप में से किसी का नाम बताओ। अगर मैंने आदित्य की जगह आदित्य तोमर जो है, जो भी है वो, या चलो छोड़ो जनेश है, मैंने जनेश को आदित्य तोमर का नाम दे दिया, तो ऐसे तो होगा नहीं कि जनेश अब से आदित्य तोमर हो गया और सारी जो आदित्य की प्रॉपर्टीज थी वो जनेश में आ गई। जनेश तो जनेश ही रहेगा और आदित्य आदित्य ही रहेगा, बस उनके नाम स्विप कर दिए। सेम मैंने मेरे VS कोड में किया है, कि मतलब मेरे इस कोड के साथ किया है कि मैंने नाम चेंज कर दिया। प्रॉपर्टी मैंने कोई चेंज नहीं की, मैंने कोई उसकी वैल्यू चेंज नहीं की, सिर्फ उसका नाम चेंज कर दिया, सिंपल। हाँ, वो तो मैं बाद में बताने वाली थी, बट कोई नहीं। मैं डिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रही हूँ, सिंस डिस्ट्रक्चरिंग के बाद। हाँ, कोई नहीं, हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ, एवरीवन? कोई तो बताओ यार। हाँ, समझ आ गया। हाँ, सो यार ये मत सोचना कि मतलब मैंने इसे पूरा गड़बड़ कर दिया, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया था, बट मोस्टली ये बताने के लिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस किए, एरर किए कि ये क्यों नहीं हो रहा। बट देन बाद में मैंने उसको सही कर भी लिया, सो नो वरीज। अब हमने ये देख लिया कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं। हम ऐसे सेम एरे के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, लेट सेम फर्स्ट नेम, मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। जी, हाँ, अगर अपन कंसोल डॉट लॉग में फ्रूट्स लिखते तब भी ऑरेंज और एप्पल आता। एक्चुअली आना तो चाहिए, बट बेटर होता है कि आप पूरी चीज को कॉल कर लो, तो उससे उसको आसानी होती है ये आइडेंटिफाई करने में कि उसको कॉल करना क्या है। तो मतलब वैसा फ्रूट्स लिख के तो आना चाहिए था, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमने वही तो करा है। बट कंसोल में हमने दोनों चीजें
फ्रूट्स के अंदर कई सारी चीज़ें, जैसे फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी, सब कुछ है। पर अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ़ मुझे और मानो इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मानो अगर मैं किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने सेव कर रखी है। अपन इसको प्रैक्टिकल लेके चलते हैं, हाइपोथेटिकल की जगह। सोचो कि आप किसी ओला टाइप की किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो। हाँ, ओला जावास्क्रिप्ट यूज़ करता है। सो उसके अंदर क्या होगा, आपने अपना डेटा जो था, जैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका पोस्टल पिन, आपका सब कुछ उसके पास है। और वो सेम डेटा भी पीछे नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। सो वो सेम जो है सारा डेटा उसने इस तरह से स्टोर कर रखा है। बट अब अपन ने क्या किया कि जैसे मैं यूज़र हूँ और मैंने कॉल किया कुछ, कि मैंने कहा कि मुझे मेरा जो ऐप है उसमें मुझे जाना है, और उसके आप चलो ये भी छोड़ो, आप ये सोचो कि अब उससे, जैसे मैंने ऐसे कैब बुक की और ओला वाले ने किसी ड्राइवर के साथ कनेक्ट किया, तो वैसे तो करेगा नहीं कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे देगा कि मेरा नाम भी ये है, मेरा पता भी ये है, मेरा आधार कार्ड का नाम भी ये है, और सब कुछ थोड़ी देगा। वो उसके साथ सिर्फ वो शेयर करेगा जिसको उसको जानने की ज़रूरत है कि मेरा नाम ये है और मेरे घर का एड्रेस ये है। सो वही हमने यहाँ पे करने की कोशिश की कि हमने वो पर्टिकुलर प्रिंट किया जो हमें चाहिए। ये इसका लाइव एग्जांपल है जो कि जनरली हमारे साथ होता है, कि जैसे जो ये कंपनीज़ होती हैं इसी तरह से काम कर रही होती हैं। ऐसे ही हमारा जो डेटा होता है वो कॉल होता है, कि हमने क्या किया, हमारी सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। और बट उस कंपनी को डिसाइड करेगी अब वो कि उसको कितना डेटा शेयर करना है। तो वो ऐसा तो नहीं करेगी कि पूरा का पूरा उठा के दे देगी। तो ऐसा भी हो सकता है ड्राइवर उसका मिसयूज कर ले और वो उसको किसी गलत तरीके से यूज कर ले। आपको नहीं पता कि वो कैसा है। आप उसका मतलब सिर्फ वेरिफिकेशन प्रूफ देख के, आधार देख के पता नहीं कर सकते कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्रिमिनल निकला तो। ऐसे कंडीशंस में ये चीज़ें काम आती हैं जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, कि हमको कितना डेटा देना है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऐसे ये चीज़ें काम करती हैं। सो थैंक यू। ओके, बहुत सारी कंपनीज हैं जो जावास्क्रिप्ट को एज ए यूज़र इंटरफेस यूज़ करती हैं बैकएंड में, चाहे वो फिर पाइथन यूज़ कर रही हो, सी प्लस प्लस यूज़ कर रही हो। लेकिन जब वो यूज़र टू यूज़र जोड़ रही होती है, जैसे यूज़र मैं हूँ, मुझे ड्राइव कैब बुक करनी है और एक ड्राइवर है, तो जब ये एपीआई रिक्वेस्ट का चेंज हो रहा होता है तो यहाँ पे हमारा नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तब हमें जब कॉल बैक करना होता है तो हमको ध्यान रखना होता है कि हमें कितना इंफॉर्मेशन शेयर करना है। अगर मानो ज़्यादा लीक हो गया तो कंपनी पे उस पर्सन का सोचो कि उसके साथ क्या-क्या हो सकता है। इस तरह की चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे कि हम एरे को कैसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, एरे को भी हम तोड़ सकते हैं और वो कैसे तोड़ते हैं। सबसे पहले हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए। ओके, मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। और उसके बाद मैंने इसको इक्वल कर दिया सेटअप के, कि मेरा जो फर्स्ट नेम है वो सेटअप है और उसके बाद मेरा जो लास्ट नेम है वो मेरा बूट कैंप है। नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या चाहती हूँ कि वही मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट करूँ। तो कंसोल डॉट लॉग एंड देन उसके बाद हम सीधा कर देंगे फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम एंड प्लस लास्ट नेम। हमारा प्रिंट होना चाहिए। आ गया सेटअप बूट कैंप। हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट हो गया। बट अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ कि मैं लास्ट नेम चाहती हूँ कि अ, अब मेरे को चेंज करना है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरा लास्ट नेम है एजुकेटर, और अब मैं चाहती हूँ कि कंसोल में सिर्फ मेरा लास्ट नेम प्रिंट हो। अब देखना क्या होता है इसके अंदर, खुद देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एजुकेटर,
जब हम ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे तो क्या हुआ, हमारा सिर्फ नाम चेंज हुआ, हमारी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, राइट? कि हमारा जैसे मैंने फर्स्ट नेम को एफ एन कर दिया और लास्ट नेम को एल एन कर दिया, तो ये नहीं हुआ कि मेरा ऑरेंज और एप्पल की जगह एफ एन और एल एन प्रिंट हो रहा है। पर एरे के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उसको डिस्ट्रक्चर करते हैं और उसको दूसरा नाम देते हैं तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ये एरे का डिस्ट्रक्चर करने का प्रोसेस होता है, इसलिए हम दोनों चीजों को अलग अलग समझते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, सिर्फ नाम बदला और वो नाम शॉर्ट हो गया, बट एरे के अंदर जब आप ऐसी चेंजेस करोगे तो वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। इसका एक और कारण भी है, सिंस यहाँ पे हमने लेट यूज किया है, लेट के अंदर आप चेंज कर सकते हो बट कॉन्स्ट के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट के अंदर कॉन्स्ट का यूज किया। क्योंकि मतलब आपको ये चीजें, चलो मैं अभी बता देती हूँ। लेट और कॉन्स्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। कॉन्स्ट जो होता है, कॉन्स्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि लिमिटेशंस होते हैं। अगर आपने कोई चीज स्पेसिफाई कर दी तो आप कितनी मेहनत कर लो वो चेंज नहीं होगा। अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि लेट कि कुछ भी मेरा फंक्शन है और उसके अंदर मेरी इतनी वैल्यूज हैं, और बाद में सोचो कि मैं जाके उसमें चेंजेस करना चाहूँ तो वो नहीं होगी। आपको उस वैल्यूज के फंक्शन के अंदर जाके चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं पे कॉन्स्ट लिख देती तो क्या होता कि अगर फर्स्ट नेम मेरा सेजप है और लास्ट नेम मेरा बूट कैंप है तो यहाँ पे मेरा नाम जो एजुकेटर नहीं होता। बट सिंस मैंने यहाँ पे लेट यूज किया तो लेट के अंदर हमें थोड़ा सा मतलब फ्रीडम होता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये एरे है, एरे की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। अगर आप उसको मोल्ड करोगे तो वो मोल्ड हो जाएगा। ये दोनों चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं बट समझना चाहिए। कोई डाउट? किसी का भी कोई डाउट? नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉर लूप। अब आपने पढ़ा होगा कि जैसे बहुत सारे लूप होते हैं, डू लूप वाइल सब, बट फॉर हम अलग से क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्या हो गया कि हमें फॉर अलग से देखना पड़ रहा है? तो पहले अपन लिख के देखते हैं कि हो क्या रहा है। सोचो कि मैं एक एक्स कोई कंपनी है कोई और मैं उसके अंदर इंटर्न हूँ, ठीक है, और मेरे को बहुत सारी इनकम जो है वो बांटने का काम दे दिया। मैंने कंप्यूटर को कहा कि यार तुम करो मैं क्यों करूँ। मैंने उसके अंदर इंफॉर्मेशन उसको फीड करके दे दी कि किसी की सैलरी इतनी है और किसी की सैलरी इतनी है एंड किसी की सैलरी है 75। ग्रेट। मैंने ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फीड कर दी। अब मैंने क्या किया, लेट जो टोटल है इन सब का वो मैंने कर दिया इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने लगाया फॉर लूप फॉर कॉन्स्ट इनकम्स। हमारी इनकम्स है, फॉर इनकम ऑफ इनकम्स, तो मतलब हर इंसान को मैं अलग इनकम देना चाहती हूँ। फॉर इनकम ऑफ इनकम्स मैंने कह दिया कि कंसोल, सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि हमारी इनकम कितनी है क्या है, और उसके बाद हम उनको बांटने का काम कर सकते हैं। एक बार मैं कोड लिखती हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने किया क्या, वो इजी रहेगा। अब देखते हैं क्या हुआ। सारी मेरी जितनी भी इनकम्स थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। आप देखते हो कि जैसे आपने कॉलेज की अपनी वेबसाइट खोली और आपको अपनी कुछ फी जो फॉर्म है मतलब अपनी कॉलेज की आपको फी फिल करनी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, वहाँ पे डिफाइंड है कि आपकी जो फीस है एक इंस्टॉलमेंट कितनी, एक इंस्टॉलमेंट कितनी, एक इंस्टॉलमेंट कितनी है। हमने क्या क्या वो यहाँ पे करने की कोशिश की कि वो कैसे हुआ। हमने एक फॉर लूप लगाया, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया
कि पहले हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं कॉस्ट इनकम ऑफ इनकम्स करना चाहती हूँ, यानी मैं हर इनकम को अलग अलग देखना चाहती हूँ कि मेरे जो बाकी के साथ के 3 एम्प्लॉय हैं उनकी इनकम कितनी है। फिर मैंने उनको प्रिंट किया। फिर मैंने क्या किया, टोटल यहाँ पे इसको फॉर्मूला लगाया कि टोटल इक्वल टू प्लस माइनस इनकम। क्या, सिंस यहाँ पे मैंने टोटल 0 लिख रखा है, बट 0 थोड़ी इनकम हो सकती है। सो मैंने उसको कमांड दिया कि एक एक की पर्टिकुलर इनकम को तुम प्रिंट करो। सो उसने मुझे वही करके दिया कि इसकी इतनी इनकम है, इसकी इतनी है और इसकी इतनी है। और अब मैं उसको कह सकती हूँ अपने आगे के फाइनेंस एम्प्लॉय को कि आप इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी है और आप इसको इतना पे कर दो। बट अब ये सवाल उठता है कि इतना ज़्यादा आपने हासिल करा क्यों? फॉर लूप हमें मदद करता है कि हम कितने भी रिपीट सेक्शंस बना सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे तीनों प्रिंट करनी थी इनकम्स, तो यहाँ पे मेरी तीनों इनकम्स प्रिंट हो गई, ठीक है। वहीं अगर अब मैं चाहती कि है ना यहाँ पे मैं और ऐड कर देती इनकम्स, तो और इनकम्स ऐड हो जाती। ये फॉर लूप हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम कितने भी इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, नोन नंबर ऑफ टाइम्स। अगर मैंने इसके अंदर 5 बार चेंजेस किए तो इसमें 5 बार चेंजेस हो जाएंगे। सो ये लूप हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है यूज करने में। जब भी हम फॉर लूप लगाते हैं हमें ये फायदा होता है कि हम इंटरवल्स के अंदर मेनी टाइम्स यू कैन इटरेट, यानी कि हम लूप के अंदर कई सारे सेक्शंस को रिपीट कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। मैंने क्या किया, मैंने इसको जितनी भी तीनों इनकम्स थी इनको अलग अलग तरीके से रिपीट करके दिखाया। यानी कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे पता है मेरी इनकम इतनी, पर मैं वापस क्यों देखूं, चलो मुझे देखनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर लूप लगाया और मैंने कहा मुझे सबकी इनकम देखनी है। यहाँ पे 3 लोगों की थी तो मेरे को 3 की दिख रही है, ज़्यादा की होती तो हमें ज़्यादा की दिखती। इस तरह से हम फॉर लूप का यूज़ करके कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई डाउट? मतलब अब ये डाउट आ सकता है कि यार ऐसे तो हमें मतलब डू वाइल में नहीं कर सकते क्या, या फिर हम सिर्फ डू लूप में नहीं कर सकते क्या? तो हमने ये अलग से क्यों पढ़ा? हमने ये अलग से इसलिए पढ़ा कि फॉर लूप जो होता है इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जनरली हम डू वाइल लूप का यूज कोशिश करते हैं कि हम वो यूज करें, या फिर हम सिर्फ वाइल लगाएं, इफ लगाएं। बट फॉर का पर्टिकुलर यूज क्या होता है, कई जगहों पे आपको दिखेगा कि कोड के अंदर से फॉर लूप लगा हुआ है और कोड वर्क कर रहा है, जनरली होता है। तो ये सब ES6 के अंदर चेंजेस आए कि उसने फॉर लूप को वैलिड कर दिया और उसने कहा कि आप इसका यूज करके मल्टीपल टाइम्स ऑफ चेंजेस करो। सो अगर मानो पहले मेरी इनकम थी 60, अब मेरी 62 हुई, तो 62 प्रिंट करेगा। तो यानी क्योंकि मैंने फॉर लूप लगा रखा है तो मैं कितनी बार भी उसके अंदर चेंजेस कर सकती हूँ। ये मैं डू वाइल में भी कर सकती थी, पर डू वाइल एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, फॉर में शॉर्ट सिंपल बढ़िया। सो यहाँ कोई पर दिक्कत? मैंने टोटल प्लस इक्वल्स टू इनकम किया, तो फर्स्ट टाइम की इनकम तो 62,000 हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम टोटल की वैल्यू तो 62,000 होगी, तो नेक्स्ट टाइम प्लस होने के बाद में 67 जो भी नहीं 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 अमाउंट है उससे ऐड हो जाना चाहिए ना। नहीं, वो ऐड नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको वो करने को नहीं कहा है। मैंने कहा है इनकम ऑफ इनकम्स, मैंने उसको पर्टिकुलर कहा है कि मुझे हर इनकम अलग अलग प्रिंट करके दो। मतलब इसलिए तो मैंने हर किसी का 0 रखा है कि पहले 0 थी तब इतनी, अब 0 है तो इतनी, अब 0 है तो इतनी। मतलब मैंने उसको कमांड दिया है प्लस इक्वल टू इनकम करके कि हर किसी के पर्टिकुलर इनकम को प्रिंट करो। दी बट अगर हम टोटल को प्रिंट करेंगे तब तो सबका सम ही आएगा ना। हाँ, जब टोटल को प्रिंट करेंगे तो सबको समझ आएगा। बट यहाँ पर मेरे को हर किसी की इनकम देखनी है ना, तो इसलिए मैंने सबको अलग 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 करके देखा है। मानो कहीं पे जैसे हमको क्या करना होता है, स्प्रेडशीट्स बनानी होती हैं, ठीक है। हमें सबका मेल चाहिए, हमें सबका इनकम चाहिए, हमें सबका नंबर चाहिए। तो क्या हो रहा है बैकएंड में, बैकएंड में यही तो हो रहा है कि फॉर लूप रन कर रहा है और आपका वो एक साथ सारा 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 डिटेल्स दे रहा है। जैसे मानो कि आपने एक वेबसाइट क्रिएट की, ठीक है, और उसके अंदर आपने एक फॉर्म अटैच कर दिया। उस फॉर्म के अंदर आपने बहुत सारे लोगों को मतलब आए, उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपनी एंट्री डाल दी और उन्होंने कहा मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। जैसे सोचो कि आपने एक वेबसाइट बनाई दैट इज फॉर हेल्प, कि आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट करो। तब आपने नीचे एक फॉर्म डाल दिया कि अगर आपको रियली कांटेक्ट करना है तो आप इस पे कांटेक्ट, आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरो और हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो क्या हो रहा है, अब वहाँ पे बैकएंड में फॉर लूप काम कर रहा है। यानी कि वहाँ पे वो उनको कह रहा है कि मैंने क्या किया, उसको कमांड दिया कि मुझे एक एक चीज अलग चाहिए। तो उसने
जैसे जैसे एंट्रीज आती गई वैसे वैसे उसने मुझे अलग 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 देता गया। जैसे मुझे मेरी एंट्री अलग चाहिए, यश की अलग चाहिए, आयुष की अलग चाहिए, जनेश की अलग चाहिए। सो मैंने क्या किया, एक तरह से गूगल स्प्रेडशीट बना लिया अपना। बट वो मैंने अपनी मतलब कंप्यूटर में बनाया, रादर देन कि वो लाइनें दिखने की जगह मुझे थोड़ा सा अलग तरीके से दिख रहा है, बट मतलब वही है कि अब मानो बाद में रक्षित ने फॉर्म भरा तो रक्षित का फॉर्म ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं अलग ही चला गया, वो भी वहीं पे ऐड होगा, क्योंकि मैंने फॉर लूप लगा के उसको कमांड दिया है कि जैसे जैसे मैं चेंजेस करती जाऊं वैसे वैसे उसके अंदर वो मेरे को डिटेल्स देता जाए। तो यही हो रहा है यहाँ पे कि मैं जैसे जैसे चीज चेंजेस करूंगी वो वैसे वैसे मुझे शो करेगा। ये दी व्हाट मतलब हैपन इफ यूज है। वी डोंट यूज ये टोटल प्लस इज इक्वल्स टू इनकम? लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। प्रिंट तो अभी भी होगा, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि बाद में सोचो कि मुझे टोटल प्रिंट करना हुआ, ठीक है, और उसके बाद अगर मैंने जैसे अभी तो मेरे को यहाँ पे क्या था कि सिंगल सिंगल वैल्यूज देनी थी, मुझे बाद में टोटल देना हुआ, फिर मैं उसका अलग से कोड लिखूं या अलग से चीज़ करूं, उसकी जगह मैंने क्या किया, इसको यहीं पे दे दिया कि टोटल जो भी होगा, जब अब जैसे बाद में, अब मानो यहाँ पर क्या है, टोटल ज़ीरो है मेरा, स्टार्टिंग मेरी ज़ीरो से है, अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती तो फिर इस कोड के कारण वहाँ पे चेंजेस आ जाते, बट सिंस यहाँ पे ज़ीरो है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब इस पे आप अभी बहुत ज़्यादा मत सोचो, आप सिर्फ ये सोचो कि हमने फॉर लूप क्यों लगाया, क्योंकि हमें एक एक इनकम प्रिंट करनी थी। ये सब चीज़ें अपन कवर करेंगे, बट अपन जैसे नोड.जेएस, रिएक्ट और इनमें आगे बढ़ते जाएंगे, और जब हमें जैसे कॉम्पिटिटिव कोड्स बनाने होते हैं तो हमारे उनमें काम आते हैं। जो हमारा मेन फोकस है अभी समझने का, वो ये कि फॉर लूप कैसे काम आता है। सो आपका यहाँ डाउट पे क्लियर हो गया? यहाँ पे हाँ कॉस्ट इनकम ऑफ इनकम्स का मतलब ये हुआ ना कि जीरोथ हम्म, इंडेक्स पे जो इनकम्स में वैल्यू है वो हाँ पहले आएगी ऐसे। हाँ हाँ, ओके। अब हम बात करते हैं एक नई चीज़ की जो कि है स्प्रेड ऑपरेटर। सो ये आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये यूज़फुल भी है इसीलिए यूज़ होता है। सो सोचो कि मेरा एक एग्जांपल है, लेट एग्जांपल 1 इक्वल टू एरे एक्स, जिसके अंदर मेरे पास वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बट अभी इतनी रख देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक और एग्जांपल लिया, लेट एग्जांपल सॉरी लेट एग्जांपल 2 इक्वल टू, अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सारी जो भी मतलब 1 के वैल्यूज है ना वो 2 में आए, मैं ये चाहती हूँ। अब रादर देन राइटिंग एक एक वैल्यू, सोचो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज होती हैं और वैल्यूज होती हैं, जैसे 7 8 9 देन 11 देन 23 45 67 89, बहुत सारी वैल्यूज होती है। सोचो मतलब कि कोई बड़ी सी स्प्रेडशीट हो और उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हो, बट मैं चाहती हूँ कि मैं उसको वापस से एक बार मैंने उसको रिकॉल किया और मैं उसको देखना चाहती हूँ, तो रादर देन कि मैं इस सारी वैल्यूज को वापस लिखूं, मैंने क्या किया, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया। स्प्रेड ऑपरेटर ही 3 डॉट्स को कहते हैं, और फिर उसके बाद मैंने लिखा कि मैं किसको स्प्रेड करना चाहती हूँ, एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 1 मैंने क्या किया कि मैंने एग्जाम्पल 2 में रादर देन ये सारी वैल्यूज वापस लिखने से मैंने कमांड दिया कि आप जो एग्जाम्पल 1 की जो ये सारा प्रॉपर्टी है आप इसी को यहाँ पे प्रिंट कर दो। अब क्या होगा, अब हम करते हैं कंसोल कंसोल डॉट लॉग एंड एग्जाम्पल 2 जो है मुझे वो प्रिंट करना है। अब देखते हैं क्या होगा। तो जितनी भी वैल्यूज थी जो मतलब एग्जाम्पल 1 की थी
मैंने तो एग्जाम्पल 2 प्रिंट किया बट एग्जाम्पल 1 की वैल्यूज आ रही, ये कैसे हुआ? ये स्प्रेड के कारण हुआ, जो हमने स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया। मैंने कमांड दिया कि यार रादर देन राइटिंग ऑल द वैल्यूज अगेन, वी विल यूज स्प्रेड ऑपरेटर, और हमने स्प्रेड करके जो वो चीज़ थी उसको बड़ा कर दिया और हमने वहाँ पे उसको यूज़ कर लिया। इससे हम ये कर सकते हैं कि जैसे मल्टीपल टाइम्स एक ही कोड बार बार लिखने से हमने उसका मेन फंक्शन जो कि एग्जाम्पल 1 है जिससे हम उसे डिनोट कर रहे हैं, हमने उसको उठाया और एग्जाम्पल 2 में लाके छोड़ दिया कि आप ये लो और इसी को आपको प्रिंट करना है। अब अब इसमें ये ऑप्शन आता है कि यार सोचो अगर मुझे एग्जाम्पल 2 में चेंजेस करने हैं तो मैं क्या करूँ? मतलब अब एग्जाम्पल 1 में जाके चेंजेस करूँ? ऐसा नहीं है। आपने क्या किया, आप एग्जाम्पल 2 जैसे अब मैंने नई वैल्यू बना ली तो मैं उसमें भी चेंजेस कर सकती हूँ। जैसे एग्जाम्पल 2, मैं इसके अंदर एक वैल्यू पुश करना चाहती हूँ कि यार एक नई वैल्यू आ जाए दैट इज ट्रू। मतलब कुछ भी वैल्यू है, मैंने उसका नाम ट्रू दे दिया। मैं यहाँ पे नंबर भी दे सकती थी बट मेरे को कुछ डिफरेंट करना तो मैंने ट्रू कर दिया। तो मैंने ये देखा कि सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं और उसके साथ में ट्रू भी प्रिंट हो रहा है। सोचो कि अगर आपके पास कोई पुराना डेटा था, ठीक है, अब आपने उसके अंदर कुछ नया डेटा ऐड किया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको ना वो जो पुराना डेटा था आपने उसको मल्टीपल जैसे फाइल्स में आपने डेटा स्टोर कर रखा है। यहाँ पे तो सब कुछ एक ही जगह है। सोचो अगर आपका जो कोड है वो मल्टीपल मल्टीपल डेटाज में आपने स्टोर कर रखा है और फिर उसके बाद आपको जो पुराना वाला जो कोड था उसके अंदर चेंज करना, तो आप ऐसे तो करोगे नहीं कि पुराने में जाओगे चेंज करोगे, आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करोगे। आपने जैसे अब यहाँ पे इंडेक्स जेएस होता, सोचो ऐप जेएस के अंदर मैंने चेंजेस किया और मैंने इंडेक्स जेएस के अंदर कॉल किया, तो भी यही होता कि मैंने पुराने डेटा को उठाया, उसको स्प्रेड किया और नए डेटा में लगा दिया। इससे मेरा ये फ़ायदा हुआ कि मुझे बार-बार एक ही चीज़ बार-बार नहीं करनी पड़ी, पुराना भी मिल रहा है और मुझे नया भी मिल रहा है। तो इसके ये फ़ायदे हैं स्प्रेड को यूज़ करने के। सो इज़ दैट तो क्लियर? इसमें हम कॉन्स्ट यूज़ करते हाँ, लेट की जगह, तो ये हम चेंजेस नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आपने एक बार वैल्यू दे दी तो वो चेंज नहीं करने देता। लेट के अंदर आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, इसलिए हमने लेट का यूज़ किया। जैसे और हर किसी का अपना-अपना काम है ना, वैसे ही है। जब भी हम कोड लिख रहे हैं, इज इट मोर प्रेफरेबल टू राइट लेट देन कॉन्स्ट? अकॉर्डिंग टू द कोड, आपको कोड में क्या करना है, आपको कोड के अंदर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करना है या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं जो आपको कॉल करनी है, जैसे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं, मैंने उनको कॉन्स्ट से सेव किया, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वैल्यूज़ बाद में जाकर कुछ चेंज कर दें। तो मैंने उनको कौन से सेव किया। मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपका डेटा है, आप नहीं चाहते उसके अंदर बार बार सोचो आपने एक डेटा किसी को प्रिपेयर करके दिया और बाद में उसने जाके उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए और आपका नाम आया देन। सो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हम कॉन्स्ट यूज़ करते हैं, जहाँ पे अगर हमने एक बार डिफाइन कर दिया तो वो वही रहेगा, उसके अंदर आप कितने भी चेंजेस करो उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। सो एक तरह से हम उसको प्रोटेक्शन भी कहते हैं कि यार अगर हमने डिफाइन कर दिया तो डिफाइंड है। अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से हम अलग-अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। कई जगहों पे हम आज भी वर यूज़ करते हैं, लेटर कॉन्स्ट का यूज़ नहीं करते। सो इट्स लाइक कि हर किसी का अपना-अपना फ़ायदे हैं। जैसे जनेश एक ट्यूटर है, उसके अपनी फ़ायदे हैं, त्रिपुर एक ट्यूटर है, उसके अपने फ़ायदे हैं, मैं एक हूँ, मेरे अपने फ़ायदे हैं। सो इट्स लाइक कि यार तीनों काम करते हैं बट सबका अपना-अपना एक डायरेक्शन है, सबका अपना-अपना एक वर्क है। जैसे जनेश का था कि वो पिछला लेक्चर लेगा तो उसने पिछला ही लिया। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो आज का भी ले ले, कल का भी ले ले, सब कर ले। सो उसके लिए अगर वो ऐसा करता है तो उसके पास कितना हेडेक हो जाएगा। सो ऐसे ही होता है कि हमने 3-4 टाइप के टर्म्स बना रखे हैं कि सब कुछ हम एक से ही ना करें। हमें स्पेसिफिक जाना है, हम कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। हमें थोड़ा-सा लिबर्टी चाहिए पर बहुत लिबर्टी नहीं चाहिए तो हमने लेट का यूज़ किया। बट हमें बिल्कुल मतलब वर तो बहुत कम यूज़ होता है बट यूज़ होता है एंड उसके अंदर आपको थोड़ी और फ्रीडम होती है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ फ्रीडम्स हैं। सो हर किसी का अपना-अपना यूज़ है, अपना-अपना रूल है। सो अपन ऐसे नहीं कर सकते कि यार कॉन्स्ट तो इतनी रिस्ट्रिक्टेड है तो अपन यूज़ ही ना करें। वो ब्लॉक्ड है, उसको बनाया ही इसी तरह से गया है कि हम एक पर्टिकुलर डेटास के लिए उसे यूज़ करें। सो कोई डाउट?
थी तो कांस्टेंट कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते यार में, पुश पॉप या शिफ्ट अनशिफ्ट वगैरह कुछ भी। नहीं नहीं नहीं, कॉन्स्ट इसलिए यूज नहीं करती बिकॉज हाँ उसके अंदर फिर आप नहीं चेंज कर पाओगे। अगर हमें इसमें आगे पुश बढ़ो। में ट्रू हाँ के अलावा और भी कुछ डालना है तो कॉमा करके डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं। ओके। सो आगे बढ़े, सिंस टाइम का मैच करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एरो फंक्शन कि एरो फंक्शन क्या होता है। तो आपने बिग फैट एरो का नाम बहुत सुना होगा, आपने सिंगल एरोज देखे होंगे कि कोड्स के अंदर क्या होता है कि रादर देन अब राइटिंग होल बार बार दिस फंक्शन दैट फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस वी यूज एरोज। एरोज भी सेम ही काम करते हैं कि जो बड़े बड़े कोड्स हैं उनकी जगह हम एरो यूज करते हैं, मतलब सेम ही होता है। जैसे पहले अपन बड़ी बड़ी लाइंस लिखते थे बट देन वी स्टार्टेड यूजिंग बैकटिक्स, वैसे ही सेम एरोज होते हैं। सो चलो इनको देखते हैं। मतलब बहुत बड़ा बड़ा बॉयलर प्लेट लिखने से बचने के लिए हमने एरो फंक्शंस को क्रिएट किया ताकि हमें बड़ी बड़ी बार बार चीज़ें ना लिखनी पड़े, शॉर्ट एरोज का यूज़ करें और जो हमारा प्रोसेसर है वो हमारी बात समझ जाए। जैसे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, एक फंक्शन जिसका नाम है ऐड। इसके अंदर मुझे नंबर्स ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने इसको स्प्रेड कर दिया नम्स ताकि मुझे बार बार नम्स को डिफाइन ना करना पड़े। मैंने कहा लेट टोटल इक्वल टू नम्स डॉट रिड्यूस, और फिर मैंने फंक्शन लगाया, फंक्शन मैंने दो नाम मतलब दो वेरिएबल दे दी जो मैं ऐड करना चाहती हूँ। एक मैंने कहा x, एक मैंने कहा y, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जाके फंक्शन को डिफाइन किया कि मैं उसके अंदर क्या करना चाहती हूँ, क्या रिटर्न चाहिए मुझे। रिटर्न x प्लस वाई, मतलब ये कोड है जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। वेट, अच्छा है। और अब हम कर देते हैं कंसोल ताकि हमें दिखे कि क्या हुआ। कंसोल डॉट लॉग टोटल, ठीक है। अब ये तो हमने बना लिया कोड, अब हम चाहते हैं कि ऐड क्या हो। सो लेट्स ऐड नंबर्स कुछ भी, 4 5 8 और 12, चलो ये ऐड करते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ। 29 हमारा ऐड हो गया। सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, मतलब हमने बड़ा सा एक यहाँ पे कोड लिखा और हमने उसका एडिशन कर दिया। बट अब हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, कैसे? फंक्शन एरोज का यूज करके, रादर देन कि एक एक चीज को स्पेसिफाई करें, मैंने फैट एरो फंक्शन का यूज किया। Sorry. आपको जब आप बाद में मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे तो आप बहुत सुनोगे ये नाम कि फैट एरो फंक्शन, फैट एरो फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? फैट एरो यानी ये थोड़ा सा मोटा हो गया, राइट, कि इसके अंदर दो डंडे हैं जो कि इक्वल टू से आए हैं, बट हाँ इसके अंदर दो एरो। सो इस एरो ने क्या कहा, इस एरो ने इसको यही कहा कि तेरा मतलब तुम्हारा फंक्शन ये है कि तुम्हें x प्लस वाई को प्रिंट कर, मतलब जो ये हमारे नंबर्स हैं इनको हमें ऐड करना है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमें ऐड करना है इन नंबर्स को। ठीक है, नंबर्स क्या है हमारे, 4 5 8 12 और सो ऑन, जो भी हमारे नंबर्स हैं। फिर हमने कहा लेट, हमने टोटल बनाया नम इक्वल टू रिड्यूस। सो ये एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से हमने उसको स्पेसिफाई किया कि हम क्या रिटर्न चाहते हैं। अब आप रिड्यूस के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो, आप ये देखो कि क्या होता है। तो अब पहले फंक्शन लिखा तो भी ये प्रिंट हुआ, अब मैंने एरो का साइन लगा दिया तो भी यही प्रिंट होगा।
99। सो इस तरह से हम एरोज वगैरह का यूज करके इतना बड़ा कोड लिखने से बच जाते हैं। हम एरोज लगाते हैं, कॉल बैक करते हैं फंक्शन को, जैसे हमने यहाँ पे किया, रिटर्न मांगा हमने। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं करती तो कुछ भी ऐड नहीं होता। हम चाहते क्या है कि ये ऐड हो। यहाँ पे तो छोटे कोड है, जैसे अगर आपको बड़े बड़े आप प्रोजेक्ट्स करोगे, आप कोड्स देखोगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि हर जगह फैट और फंक्शन यूज होता है और कॉल बैक होता है। इसका मतलब क्या है, वो क्या रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने कोड को छोटा कर दिया। रादर देन इतनी लंबी लाइनें लिखने से हमने सिंबल्स बना लिए जो सिंबल्स सेम काम करते हैं उन बड़ी बड़ी लाइनों का। रादर देन कि मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूं, मैंने उसको यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट किया और उसको कहा कि तुम आगे का जो भी मेरा जो भी मैं आपको कह रही हूँ आप वो करो। मानो वो करी मैं यहाँ पे कहती कि मेरे को ये कुछ 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 और मैं यहाँ पे फंक्शंस लगा दी तो वो भी सारे काम होता। सो सब कुछ हमने सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। कोई डाउट? दीदी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया यहाँ पे मेरे को। क्या हुआ भैया, बताओ। जैसे आपने रेड्यूस में एक्स और वाई दिया हैगा, ठीक है। हम्म। एक्स वाई तो दो वैल्यू को मतलब होल्ड करेगा, बट हम्म। आपने पैरामीटर में फोर वैल्यू दिया, तो ये कैसे वर्क कर रहा है? स्प्रेड लगाया ना। लाइक तो थोड़ा आप एक्सप्लेन करो ना, मुझे समझ नहीं आया है, मतलब ये कैसे हुआ? स्प्रेड से मैंने कहा मैंने स्प्रेड इसलिए यहाँ पे यूज किया है क्योंकि यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, ठीक है। सो मैंने 4 यहाँ पे, सही बात है कि यहाँ पे मैं x प्लस वाई कह रही हूँ और यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज दे दी और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये क्या हो गया। यहाँ पे मैंने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया। मैंने कहा कि जो मैं आगे करने वाली हूँ कि नंबर्स को ऐड, यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंबलाइज किया है x प्लस वाई से, क्योंकि मैं चाहती क्या हूँ कि x एक नंबर है एक y नंबर है वो ऐड हो जाए। बट यहाँ पे मैंने स्प्रेड कर दिया, यानी x प्लस वाई, देन फिर से x प्लस वाई, फिर से x प्लस वाई, तो 4 प्लस 5, फिर फिर उसके बाद +8 +12, ऐसे वो स्ट्रेच्ड हो गया स्प्रेड की मदद से। ऐसे स्प्रेड हमारे काम आता है। सो इसके अंदर मैंने दोनों चीज़ों का यूज़ किया है। मतलब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या करा, कि सोचो अगर यहाँ पे और नंबर्स होते, बहुत सारे नंबर्स होते, सोचना क्या हुआ करके देख लेते हैं। 34 लगा दिया, 45 लगा दिया, 56 लगा दिया, 78 लगा दिया, 89 90 लगा दिया, कुछ भी लगा दिया यार। अब हमने कहा इसको सेव करते हैं, हमारा दम वैल्यू प्रिंट हो गई। अब इतने सारे नंबर्स हैं तो हम यहाँ पे सबका थोड़ी लिखते कि अपन एक नए नए वेरिएबल्स बनाते कि प्लस करो, प्लस एच ऐड करो, प्लस वाई ऐड करो। ऐसे अपन बार बार लिखने की जगह हमने उसको शॉर्ट कर दिया स्प्रेड लगा के। हमने कहा कि कितनी भी वैल्यूज हो, करना यही है आपको कि एक्स प्लस वाई, फिर से एक्स प्लस वाई, फिर से एक्स प्लस वाई, फिर से एक्स प्लस वाई। पहले 4 प्लस 5 किया, फिर उसके बाद 4 प्लस 5 प्लस 8, फिर +12, फिर +13। इस तरह से मैंने एक सिंगल कोड की मदद से बहुत सारे अपने कोड्स को एक कर दिया। तो ऐसे हमारे स्प्रेड काम आता है और ऐसे हमारे एक सेकेंड। वो एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि अभी ये 10 है, हाँ अगर हाँ, हम सिर्फ एक ही वैल्यू पास करें और तो क्या होगा? एक ही वैल्यू पास करोगे तो सिर्फ वो प्रिंट हो जाएगी कुछ ऐड मतलब करने ये का जो नहीं है ना होगा। 10, जैसे है ना 10, तो इसमें मतलब अभी 10 एलिमेंट है, एक एलिमेंट और ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वो ऐड यहाँ हो पर जाएगा? हाँ। हाँ हाँ करो ना, और कर दो। आपको कितने करने हैं नहीं और नहीं, कर दो। सिर्फ एक ही करो वहाँ पे। ऑड और इवन का बोला है शायद वो। हाँ बस। करने मतलब अब भी ऑड स्टाइल और है। इवन, मतलब कि फिर 10 उसके की बाद जगह 11 ऐड कर दिया, अच्छा समझ गई। ओके, कुछ नहीं, प्रिंट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तो लास्ट में 23 मत डालो ना, सिर्फ 54 तक रखो ना। अच्छा, 54 तक रखें, हाँ, बस उतना ऐड हो जाएगा, प्रिंट करो। हो गया। उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने और डाला आपने इवन डाला, आपने उसको स्पेसिफाई किया है कि करना क्या है। एक वैल्यू एक्स है और फिर उसके बाद अगर एक और वैल्यू तो आपको बस उसको ऐड करते जाना। वैसे थोड़ी करता होगा कि 4 प्लस 5 9, फिर 8 प्लस 12 20, तो 20 प्लस 9 29। ऐसे थोड़ी वो ग्रुप्स के अंदर ऐड कर रहा है, उसको एक एक सिंगल वैल्यू मिलती जा रही है, वो उसको ऐड करता जा रहा है। सो जब सबसे पहले हमने उसको, जब हाँ 4 + 5 करेंगे तो 9 हो जाएगा, एंड फिर 9 को वो x मानेगा और y 8 को मान के फिर 9 + 8 करेगा।
like यस, this. कि उसने 4 + 5 ठीक को है. ऐड किया और 9 आ गया, तो 9 अब उसके लिए नया x हो गया और y उसके लिए 8 हो गया। देन उसने उसको ऐड किया, फिर उसने देखा कि अब यहाँ पे 12 है, अब यहाँ तक का सोचो 29 हो गया, फिर 34 ऐड करना है, तो x यहाँ पे 29 हो गया, फिर 34 हो गया। जो अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस मैथ्स के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ते थे, उसको हमने कंप्यूटर में अप्लाई कर दिया। इन शॉर्ट, डाउट। ये फैट एरो जो भी इसका नाम है, ये एक लूप हाँ के जैसे काम करते हैं ना? हाँ, एक लूप की तरह ही काम करता है। ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा होता है कि करना क्या है। अगर मैं इसको हटा दूंगी तो एरर आ जाएगा। आपने x + y तो कह दिया कि x, y करना है, रिटर्न करना है, ये करना है, वो करना है, बट किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हो आप यहाँ पे? फंक्शन तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि मेरे को नंबर्स ऐड करना है, और यहाँ पर मैंने उसको बताया ही नहीं कि इस नंबर को उठाना है। पहले मैंने क्या किया कि एक फंक्शन स्पेसिफाई किया, बट बाद में जब मैं उस फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल रही हूँ कि मैं चाहती क्या हूँ उस फंक्शन से करवाना, और मैंने उसको यही नहीं बताया कि क्या करना है, तो फिर वो कैसे करेंगे? सो फैट एरो फंक्शन, ये फैट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर 2 डंडे होते हैं। इसका लॉजिक मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, बट ये सच है। सो इसकी मदद से हमने उसको बताया कि देखो, इसका मतलब ये है कि हमें इस फंक्शन के अंदर जो ये कह रहा है ऐड, ये करना है इस x + y को लेके। सो उसने उसको समझा। इस एरो का छोटा सा एरो, अगर आप बॉयलर प्लेट को छोटा करने में मदद करता है, जो कि हमने सेम किया था। अब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लिखती तो भी मुझे वैल्यू सेम ही मिल रही होती, बट मैंने क्या किया, उसकी जगह पे शॉर्ट एरो लगा दिया। बहुत रेयर केसेस होंगे जब अब आपको ऐसे पूरी पूरी लाइनें फंक्शन या बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे। आपको जर्नली एरो से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अब वो पुराने तरीके ख़त्म हो गए हैं, सिंस हम रोज़ कुछ नया अपडेट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते लंबे लंबे कोड हो, छोटे छोटी चीज़ें हो और बड़ी बड़ी उससे मतलब हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो उन सबको करने के लिए हमने कुछ सिम्बल्स बनाए हैं, जैसे ये 3 डॉट है। आप यहाँ पे 4 लगा दो काम नहीं करेगा, पर्टिकुलर 3 डॉट का ही सिंबल होता है जो स्प्रेड रिप्रेजेंट करता है। सो वैसे ही एरो भी है, एरो फैट एरो फंक्शन, जो कि हमारा एक एरो फंक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे एरोज होते हैं, फैट एरो काफी फेमस है। फिर हम यहाँ पे फैट एरो नहीं लगाते तो उसका आउटपुट क्या होता? मतलब आउटपुट ही नहीं आता। कंसोल.log में आप करके कुछ देख लो, ये देखो, मतलब हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया ना कि करना क्या है। एरर एरर एरर, बहुत सारे एरर्स। उसको बताना तो पड़ेगा कि ये जो लेट लिखा है आपने, ये जो आपने सारा कोड लिखा है, आपको x + y का रिटर्न चाहिए, तो ठीक है, बट करना क्या है इस x + y का? उसको ये x + y समझ नहीं आएगा। उसको ये ऐड नंबर्स देन x + y, तो नंबर्स कैसे उठाएगा जब उसको नंबर्स ही नहीं मिलेंगे? उसको उस नंबर्स को ढूंढने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए इस एरो की जरूरत है। हमें स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा ना कि यार आप ये पाथ लो और वहां पर पहुंच जाओ। हमने उसको पाथ नहीं बताया और दौड़ा दिया, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब हमने फंक्शन को कहा कि देखो, आपको क्या करना है कि नंबर्स को आपको x, y है और आपको इनको ऐड कर देना है। बट मैंने यहाँ पे एरो ही नहीं लगाया, उसको डायरेक्शन ही नहीं दी कि उसको अब लेफ्ट जाना है कि राइट, तो वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया कि उसको रिटर्न में x + y देना है, और एरर आ गया। डाउट क्लियर? हेलो? जी, कैन यू हाँ, वो आप ये कर सकते हो, लाइक सिर्फ नम्स को प्रिंट कर सकते हो, लाइक उसके अंदर इनपुट आ कैसा रहा है वो देखने के लिए, कंसोल लॉग नम्स। मतलब हाँ, सिर्फ सो नम्स को प्रिंट यहाँ पे कंसोल लॉग नम्स अंदर। बट जैसे आपको सिर्फ नंबर्स देखना है कि ये नंबर्स कैसे ऐड हो रहे हैं, ऐसे? नहीं, इनपुट आ कैसा रहा है, लाइक नम्स के अंदर स्टोर क्या हो रहा है वो देखना है। टर्म्स के अंदर ये देखो, अब सबसे तो फिर मतलब हमने यहाँ पे उसको स्पेसिफाई किया है कि ये नाम है, आपको ये एड्रेस है, आपको यहाँ से जाना है, इस पैकेज को उठाना है और यहाँ पे डिलीवर करना है। नम्स को हमने कहा है कि नम्स ऐड नम्स, यानी क्या ऐड करना है। अपन यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते कि ऐड इक्वल टू नम, और फिर हम यहाँ पे पूरा फंक्शन लगा देते, बट
यहाँ पे हमको सिर्फ 2 वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती। मतलब छोड़ो, नहीं सब दी, चीज़ें मैं ये छोड़ो। बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, आप मैं ये सिर्फ बोल इसको रहा ऐसे हूँ सोचो। कि हाँ, हाँ बोलो, आप बोलो। ठीक है। सो आप ऐसे देखो, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, कन्फ्यूजन खत्म। ये मैंने नंबर स्पेसिफाई किए कि क्या-क्या नंबर्स हैं, ठीक है? देन मैंने फंक्शन को कहा कि आप जो नंबर्स हैं, आपको इनको ऐड करना है। अब कौन से नंबर्स? जो हमने यहाँ पे ये स्प्रेड कर रखे हैं और हमने जो यहाँ पे ऐड है, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि हमको यहाँ से उठाना है। यही है जो हमें बता रहा है कि यहाँ से ये नंबर्स आ रहे हैं। मतलब आपको जनीश ने बताया होगा ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बेसिक कैसे होते हैं जावास्क्रिप्ट में। बताया था क्या? नहीं। हाँ, बताया होगा। गणेश बताया था क्या? आई थिंक इज नॉट पेइंग अटेंशन और ही इज नॉट। सो मतलब ये बहुत मतलब हो जाती हैं चीज़ें कि सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है ये, बट ये कंप्यूटर के टर्म्स में है। जब आप और मतलब इसके इन डेप्थ जाओगे तो और चीज़ें चेंज होती जाएँगी। हमने कुछ नहीं किया, हमने उसको सिर्फ स्पेसिफाई किया, फंक्शन लगाया हमने। फंक्शन क्यों लगाया? देखो यहाँ पर आपको ये ऊपर दिख रहा होगा। फंक्शन क्या है इसका? ऐड करना है इन नंबर्स को इसमें किसी भी वॉइड के अंदर, मतलब एनी वॉइड। तो अब हमने एनी की जगह पे स्पेसिफाई किया है कि हमें एक्स प्लस वाई के अंदर ऐड करना है। हमने आपका नाम क्या है जो क्वेश्चन पूछ रहा था? दी यश। हाँ, हाय यश। सो यश, मैंने आपको सोचो कि मैंने आपको ऑर्डर दिया कि आपको क्या करना है। ऐड जो है, ये एड्रेस है मेरे घर का, आपको मेरे घर आना है, यहाँ से पैकेज उठाना है और इसको यहाँ पे दे देना है लेट टोटल इस फंक्शन को। तो आप क्या करोगे? तब जैसे आपको मैं कहूँगी गो, तो आप ऐड पे जाओगे, इन नंबर्स को देखोगे कि यार ये नंबर्स हैं जिनके साथ हमें इनको उठाना है। देन आप आगे गए तो आपने यहाँ पे देखा कि हो क्या रहा है। देन आपने देखा कि मैंने यहाँ पे आपको कहा है कि इन सारे नंबर्स को आपको आप तक डिलीवर करना है या आपको जनेश के घर तक डिलीवर करना है। तो वो यहाँ पे हो रहा है ऐड। देन मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया, ऐड करके क्या करना है? रिटर्न करना है एक्स प्लस वाई। तो ऐड से वो कुछ नहीं समझ रहा कि ऐड का मतलब क्या है। ऐड सिर्फ एक नाम है। ऐड की जगह मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देती तो भी वो ऐड ही करता है क्योंकि मैंने रिटर्न में एक्स प्लस वाई कर रखा है। ये सिर्फ एक नाम है। यहाँ पे मैं आपका नाम लिख देती, किसी का भी नाम लिख देती तो भी वो काम यही कर रहा होता, क्योंकि मैंने उसका फंक्शन स्पेसिफाई किया है कि उसको ऐड करना है। यहाँ पर वो इस सिंबल से समझ रहा है उसे करना क्या है, इस नाम से नहीं समझ रहा उसे करना क्या है। ये नाम सिर्फ एक एड्रेस है कि आपको इस एड्रेस पे जाके नंबर्स को उठाना है। दी, मैं आपकी बात समझ गया, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम ये टोटल की जगह पे नम्स लिख देंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा? नंबर्स नम्स लिख देंगे तो कुछ भी नहीं होगा यार। कंसोल डॉट करके देख लॉग ले नम्स। हाँ, ना, और करके देख लेता, ठीक है। तो कंफ्यूजन छोड़े क्यों? बस नंबर्स आ गए और क्या। एरर रिटर्न कर रहा है ये पर ना। हाँ, ओके। सिंपल। मैं यही पूछा था आपसे कि वो रिटर्न क्या अच्छा, करेगा। बेसिकली सॉरी तो यार। वो एक नंबर रिटर्न करता है, बट यहाँ पे एरर रिटर्न कर रहा है ना, वो इसलिए पूछा था मैं आपसे। अच्छा, नहीं वो मुझे लगा कि इसमें कंफ्यूजन होगा सब बच्चों को, इसलिए मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। सो अब सबके डाउट क्लियर? अभी भी कोई डाउट है पूछ लो बेझिझक, डाउट नहीं रहना चाहिए यार। जो भी होगा अपन करके देख लेंगे, अपने सामने रिजल्ट आएगा। पर कोई और हम्म, यूज कर सकते हैं अपन फैट एरो का? एक और एग्जांपल से देख सकते हैं क्या? आर्ट एरो का एक और एग्जांपल आप इसकी जगह पे कुछ और करवा लो। टाइम बाउंडेशन है, चलो दिखा देती हूँ। हम्म,
इसके अंदर कुछ होगा नहीं वैसे। ये रहा। इसके अंदर भी मतलब मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर मेरे को मतलब मैंने बहुत सारे लोगों के सोच एग्जाम मतलब आता है ये फंक्शन, बट यहाँ पे फैट एरो फंक्शन का यूज़ हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे लोगों के नाम लिखे, जैसे यश, पीटर, जॉन, जो भी मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मेरे को वो सारे के सारे नंबर जो हैं मेरे को उन सबको करना है कि हेलो देयर, हाय। जैसे आप बॉर्ड देखते हो, आपने को आप किसी भी उस पे गए साइट पे, तो आप देखते हो हाय यश, या हाय जो भी एबीसी आपका नाम है, आपको हेल्प चाहिए इधर आओ। तो वो कैसे हो रहा है, यानी मैंने जो बॉट है उसके अंदर फीड कर दिया कि उसको करना क्या है। जैसे ही आपने अपना नाम रजिस्टर किया है यहाँ पे, मैंने आपसे अपना आपका नाम लिखवाया, जैसे आपने जैसे सोचा आपने साइन इन करा, जैसे आपने साइन इन करा वो कहेगा हाय यश कम दिस साइड, आई विल हेल्प यू। तो क्या हो रहा है, आपने नाम दिया, फैट एरो फंक्शन ने उसको कंसोल कर दिया, हेलो देयर दिस, जो आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा अलर्ट हाय, आपने अलर्ट करा होगा कि एक ऊपर जैसे बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर अलर्ट आता है। तो वो कैसे हो रहा है, वो फैट एरो फंक्शंस और इनका मतलब जब हम बाद अब उस समय तो शायद आपने ना लगाया हो, बट जो भी जैसे हमने ये डायरेक्शन देता है कि आपको उस नेम को लेके करना क्या है, आपको नेम लेना है जो आपको इनपुट में आया है, देन आपको यहाँ पर इसको कंसोल कर देना है। यानी उसने आपको डायरेक्शन दे दी कि इस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। उस नेम को लेके वो कहीं भी जा सकता है या कुछ भी नहीं कर सकता है, बट मैंने उसको कहा नहीं, आप नेम लो और उसके बाद प्रिंट कर दो, हेलो देयर तेजस्विनी, हेलो देयर जनेश, हेलो देयर जो भी नाम है उसको दो। सो इस तरह से फैट एरो फंक्शन काम करता है। फैट यहाँ पर अगर मैं इस एरो को हटा के उन पर्टिकुलर लोगों के नाम लिख देती, या फिर मैं उन लोगों के नाम का एक सेट बना देती, जैसे मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे नाम को सेव कर लिया, ठीक है। और मैंने उन सब नाम्स को एक ऊपर एक फंक्शन में डाल दिया और उस फंक्शन का नाम मैंने कर दिया नेम्स, नेम्स टू। तो अगर मैं ना नेम्स टू फंक्शन लिखती यहाँ पे तो भी वर्क सेम ही करता, बट मेरे को लंबी सी लाइन नहीं लिखनी थी, तो मैंने उसकी जगह क्या किया, एरो लगा दिया। एरो का कुछ काम नहीं है, एरो का बस इतना सा काम है कि डायरेक्शन देना है कि यार आप इधर जाओ, आगे ये करना है। आपने एक डेटा उठाया, अब उसके बाद उस डेटा के साथ आपको ये करना है, तो वो जो डायरेक्शन दे रहा है वो हमें फैट एरो दे रहा होता है। थैंक यू। ओके ठीक है, अब अपन वापस आ जाते हैं। अब अपन सारी चीजें जो हमारी लेट कॉन्स्ट वैर है सबको क्लियर करते हैं। अरे क्या है दिक्कत, क्यों हमारा दिमाग खराब कर रखा है। सबसे पहले कॉन्स्ट क्या होता है, बहुत ब्लॉक्ड होता है, बहुत ब्लॉक स्कोप होता है इसका, बहुत फ्यूचर नहीं है इसका, फ्यूचर हमने ब्लॉक कर रखा है। कैसे, हम इसके वैल्यूज अगर हमने एक बार दे दी तो चेंज नहीं कर सकते। कैसे कि अगर मैंने कह दिया कॉन्स्ट पाई है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 3.14, तो और अब मेरे को उसको कंसोल करके देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है, कंसोल डॉट लॉग बाय, ठीक है। तो वैल्यू आ गई, अब मेरे को क्या करना है कि वैल्यू को चेंज करना है। मेरे को वैल्यू इसकी करनी है 1, बट हमें मिल जाएगा एक बिग फैट एरर। जैसे मैंने वैल्यू 1 किया, इसको सेव किया, कुछ भी नहीं होगा, एरर मिल जाएगा, एरर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर हमने एक वैल्यू पहले दे दी है तो वो उसी वैल्यू को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है कि नहीं अब कुछ भी हो जाए, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये कॉन्स्ट के अंदर उसका फीचर है कि आप उसके साथ में बहुत ज़्यादा खेल नहीं सकते, आप उसको अंदर आप उसकी लिमिटेशंस होती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अब अपन आगे चलते हैं, लेट। लेट जो होता है वो भी ब्लॉक्ड होता है, बट वो मतलब फंक्शंस के अंदर काम करता है। कैसे, अब मैंने इतनी सारी पता नहीं क्या क्या बोल दिया, करके देखते हैं। यानी कर्ली ब्रेसेस जब तक चलते हैं तब तक लेट चलता है। जो हमारा ब्लॉक स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप का मतलब कर्ली ब्रेसेस, आप ये समझ लो। कर्ली ब्रेसेस का हम यूज करते हैं जब हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, राइट। तो
करके देखते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया फॉर लेट आई, सॉरी, हाँ, लेट आई इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि आई जो है मेरा वो लेस देन 4 है, और आई जो है वो मुझे प्लस करना है, मतलब मुझे 0 से लेके 4 तक की वैल्यूज चाहिए। मैं इसको ये कह रही हूँ करने को। अब क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक स्कोप कर दिया, यानी मैंने इसका क्या क्या एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, तो ये काम करेगा। console.log हमें क्या चाहिए, आई, लेट्स सी, हमें 3 तक के नंबर्स मिल गए, 0 1 2 3। तो जो मतलब मैंने क्या किया इस फंक्शन के अंदर, बस मैंने सिंपल सा कहा कि एक आई कोई भी मेरा नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, और लेस देन मुझे 4 उसके अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे चाहिए। प्लस प्लस का मतलब है ये फंक्शन होता है जिससे हम कहते हैं कि आगे आगे आगे, बार बार एक एक चीज स्पेसिफाई ना करने से। सो मैंने क्या किया कि उसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया लेट से, कि अब क्या हो रहा है इसके अंदर, मैं एक एक वैल्यू चेंज नहीं करी, वो अपने आप खुद चेंज कर रहा है। सो लेट के अंदर ये फायदे होते हैं कि जब तक हम एक फंक्शन के अंदर इसको अप्लाई करेंगे, इसके अंदर हम मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं। अब अगर मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग आई कर दिया, तो हमारा कुछ नहीं होगा, हमें एरर मिल जाएगा, एरर जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला एरर जो है ये हमारा बाहर लेट के बाहर लिखने से आ रहा है। मतलब लेट, हमने लेट क्या किया है, हमने आई को लेट से अटैच किया है, ठीक है। अब सिंस हमने यहाँ पे लेट यूज किया हुआ है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जैसे मैंने फंक्शन के बाहर कंसोल को लिखा, अभी तो क्या था कर्ली ब्रेसेस के अंदर था, कर्ली ब्रेसेस एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कि यार यहाँ से यहाँ तक आपका, जैसे आपका घर है तो उसका एक गेट है और एक उसका बैक गेट है, तो उसके अंदर जितना भी पोर्शन है वो आपका घर है। वैसे लेट को भी हमने स्पेसिफाई कर रखा है कि जब तक आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर है वो वर्क करेगा, जैसे हमने उसके बाहर लिखा हमें एरर मिल जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। ऐसे इसकी लिमिटेशन है। अब हम बात करते हैं वैर की। वैर को कुछ नहीं, यहाँ पे वैर कर देते हैं, और अब देखते हैं क्या होता है। इसको थोड़ा सी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। इसमें भी वैर काम कर रहा है, मतलब हमें अभी भी वैल्यूज मिल रही है। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने ये भी करके देख लिया क्या ये वैर के अंदर काम करता है कि फंक्शन के बाहर अगर मैं कोई चीज स्पेसिफाई करना चाहूँ तो क्या वो मुझे मिलेगी। Sorry, बिल्कुल मिल रही है, जो कि है 4। अब यहाँ पर मुझे 4 क्यों मिल रही है, सारी वैल्यूज क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि जो मेरा वैर है, मतलब जो मेरा आई है, वो मेरा ग्रेटेस्ट टू ग्रेटेस्ट 4 हो सकता है। मैंने सिर्फ आई पूछा है तो वो मुझे 4 दे रहा है। बट अब अगर मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाया और मैंने इसके ऊपर लिख दिया, तो मुझे एरर मिल जाएगा। एरर, मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, मतलब अब वैर की लिमिटेशंस ये है कि अगर मैं इसको ऊपर लिख दूंगी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये मुझे वैल्यू प्रिंट नहीं करके देगा। मतलब जैसे कुछ सीरीज होती है कि वो ये तो उसको पता है वैर की मदद से कि कुछ हो रहा है, बट सिंस जो उसका जैसे बेसिक में बताना चाहूँ तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अपन क्या करते हैं, पहले अपन एक फंक्शन लिखते हैं, फिर वो उसको प्रिंट करता है, फिर वो नीचे लाइन में आता है, फिर वो नीचे लाइन में आता है, ऐसे ही तो चलता है हमारा फंक्शन। सबसे पहले जैसे आप ये HTML का डॉक देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने डॉक टाइप बताया कि HTML का मैं ये वर्जन कह रही हूँ। देन मैंने उसको कहा कि मुझे UTF-8 चाहिए, यानी मुझे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मुझे इंग्लिश में चाहिए ताकि मैं उनको पढ़ सकूँ। UTF-8 का ये मतलब है कि मुझे वो बिट्स में ना दे दे। देन मैंने उसको कहा कि अब जो व्यू पोर्ट वगैरह वो सेट करो, विड्थ सेट करो। देन मैंने उसको कमांड दिया कि अब तुम डॉक्यूमेंट जो हमारा टाइटल है वो लिखो। देन मैंने कहा हेलो वर्ल्ड लिखो, बट अगर मैं हेलो वर्ल्ड ऊपर लिख दूंगी तो वो नहीं चलेगा। वैसे वैसे इसके अंदर हुआ है,
जो मैंने जैसे कंसोल को यहाँ पे नीचे प्रिंट किया तो वो चल रहा था, बट अगर मैंने ऊपर प्रिंट कर दिया तो वो वैर में काम नहीं करेगा। यानी उसको ये तो पता है कि कुछ हो रहा है, बट वो ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा कि करना क्या है। अगर मैं नीचे लिखूंगी तो वो समझ जाएगा कि एक फंक्शन है और इसके अंदर मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू को मांग रही हूँ, ऐसे। सो वहीं अगर लेट होता तो ना तो ऊपर चलता ना नीचे चलता, यानी फंक्शन से बाहर निकलते वो लिमिटेड हो जाता है। बट वैर फंक्शन के बाहर थोड़ा सा काम करता है और पूरा काम नहीं करता। सो क्या आपको समझ में आया तीनों का डिफरेंस? हेलो, सब हैं या गए, क्या हुआ, कुछ तो बताओ। आ गया। सो हमने आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। जैसे हमने सबसे पहले ES6 समझा कि ES6 क्या होता है। ES6 जो होता है वो एक हमारा ECMAScript 2015 का वर्जन है जिसको हम ES6 कहते हैं। इसके कई सारे हमें फ़ायदे हैं। हमें स्मार्ट जो लिखने के तरीके हैं वो इससे मिले, जैसे बैकटिक्स हो गया, स्प्रेड जो हमारा ऑपरेटर है वो हो गया, लेट, वैर, कॉन्स्ट, मतलब लेट और कॉन्स्ट मिला, वैर तो पहले से ही था। एंड देन उसके बाद हमें कई सारी चीज़ें जो हैं मतलब ES6 के बाद मिली। ES6 के बाद ES7 भी आया, ES8 भी आया, लेकिन जो मेन चेंज था जिसके बाद जावास्क्रिप्ट का लेवल ही बढ़ गया वो था ES6 और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे फैट एरो फंक्शंस और बहुत सारे और फंक्शंस भी होते हैं, बट मैंने ये मेन बताए हैं ताकि ये अगर आप कहीं भी देखो तो आप कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे होते हैं, सच में बहुत सारे होते हैं, बट मैंने उन सबको इसलिए डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ क्योस बढ़ाता। अगर आपको कहीं पे भी कुछ और तरीके का फंक्शन दिखेगा तो आप उसको गूगल कर सकते हो, या फिर आप उसके बारे में जब भी आप कहीं से पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे वो स्पेसिफाई करेगा कि ये क्या हो रहा है। बाकी ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं होगा, सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बट हम जो यूज़ कर रहे हैं इनका मतलब क्या है वो हमने यहाँ पे पढ़ा है। सो थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग था आज का, कंफ्यूजिंग भी था, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे, कुछ अलग अलग फॉर लूप्स थे, जो मतलब थोड़ा सा आप रिवाइज करना, थोड़ा सा आप पढ़ना, ES6 के बारे में थोड़ा सा आप यूट्यूब पे पढ़ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद बस फिर आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो किसी का कोई डाउट या कुछ बात या कुछ हो आप वो कह सकते हो, प्रीवियस लेक्चर से कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर शेड्यूल आगे का आप मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनी डाउट? नहीं है तो फिर क्लास लीव कर, मतलब क्लास को एंड करते हैं और कल आप मिलते हैं। प्लीज अपना हाँ, शेड्यूल शेयर कर सकते हो क्या, जो आपने शेड्यूल, बिल हाँ बनाया? बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आफ्टर क्लास आई विल शेयर द शेड्यूल और मैं डाल दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अब हमारा ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होने वाला है। 2-3 चीज़ें और हैं जो हम पढ़ेंगे, जैसे मॉड्यूल्स, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, मतलब कल का क्लास और है। देन उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पे अच्छा सा प्रोजेक्ट करेंगे जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद हम रिएक्ट पे चलेंगे, तब बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज़ रिएक्ट के अंदर चीज़ें दिखती रहती है कि हो क्या रहा है। सो दी जावास्क्रिप्ट के और कितने लेक्चर रह गए हैं? बस एक कल का, देन प्रोजेक्ट है अगले दिन, सो 2 दिन और मान लो। दी एजिक्स वगैरह